लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अभी तक क्या सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ कल देखा है। उसमें से जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं इवेंचुअली वही टॉपिक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि फासिज्म इटली में कैसे बढ़ा और सिमिलरली नाजिज्म कैसे तुम्हारा जर्मनी में बढ़ा। तो बात करते पहले फासिज्म का, अच्छे समझते रहना, माइंड मैप में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोग को। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ। और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का ही तुम्हारा उसका ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था। आगे जाके फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिजल्ट है कि ट्रीटी ऑफ लंदन हुआ, जहाँ पे इटली ने बगावत कर दिया था अपने ट्रिपल अलायंस को, कल क्लास में बता चुके थे। नो डाउट इटली को टेरिटोरियल गेन बोल के ये लोग फ्रांस और ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था, ये जानते हो, कल क्लास में डिस्कस हो चुका है। पर जानते हो इकोनॉमी लॉस तो हुआ ही, क्योंकि ट्रिपल अलायंस तो हार गया। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पूरी तरीके से जर्मनी पे लागू हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी पूरी तरीके से क्रश कर गया। और उसी का प्रतिशोध का बदला आएगा कुछ दिन बाद, मतलब कुछ देर बाद आएगा तुम लोग का, जब राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में जानोगे। तो यानी कि इटली का क्या समीकरण था कि वहाँ कोई एक पॉलिटिकल वैक्यूम को फुल करते हुए आगे कोई बढ़ा है। यानी कि कोई कंट्री में त्रासदी होगा, दिक्कत होगा, तभी तो कोई लीडर इस तरह नेपोलियन टाइप का बन के निकल जाएगा आगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेन ऑफ टेरर हुआ तो अपॉर्चुनिटी मिला ना। ये सब भी अपॉर्चुनिटी है इटली में, कि इटली पूरी तरीके से प्रेस्टीज खो चुका है, इटली पूरी तरीके से इकोनॉमिक लॉस में चला जा चुका है, समझे। यानी कि प्रेस्टीज भी खो दिया इटली ने और इकोनॉमी भी खो दिया। प्रेस्टीज क्यों? क्योंकि भगा दिया वहाँ पे जाके। जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो ये बहुत खुशी खुशी गया पीएम इटली का, इसका बात को तो रखा ही नहीं ठीक से, वहाँ पे इज्जत नहीं किया। तो ये क्राइसिस सिचुएशन आ गया इटली के लिए, ठीक है। और उस समय जो कंटेम्प्रेरी जो सरकार था वो इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक से दिशा नहीं दे पाया, समझे ना। और उसके बाद क्या हुआ कि सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए एक लीडर का राइज हो जाता है, एक लीडर आ जाते हैं। वही लीडर क्या है? मसोलिनी है। अब मसोलिनी क्या करता है कि टोटलिटरियन, यानी कि पूरी तरीके से सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि मोनार्क कह सकते हो, एग्जैक्ट मोनार्क नहीं, किंग नहीं है, वो सिस्टम वही रहेगा, अकेले डिक्टेटर। टोटलिटरियन मतलब होता है डिक्टेटर ही, जैसे कि अभी तुम्हारा कम्युनिस्ट सरकार है चाइना में, वो वाला आलम था। तो टोटलिटरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया, वन पार्टी गवर्नमेंट बन गया। इसे फासिस्ट, यानी कि तुम्हारा क्या कि मसोलिनी। फासिस्ट मतलब क्या होता है कि मैड नेशनलिज्म, एक रेस का आदमी सुपेरियर है। जो इटली का जो एक रेस है वही सुपेरियर है, बाकी सब बेकार है, कोई उसका कोई ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक मैड नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बोलते हैं ना कि एक्सेसिव नेशनलिज्म अच्छी बात नहीं है कंट्री के लिए, वही, क्योंकि इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए। अब जब तुम्हारा डिक्टेटर गवर्नमेंट बन जाता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता उससे, नो वन कैन आस्क क्वेश्चंस। प्रेस दब गया, सब कुछ दब गया, लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो चाहेगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि इटली जो प्रेस्टीज खोया है, जो इकोनॉमिक लॉस खोया है, इसको कंप्लीट करेगा मसोलिनी आके। आगे देखो, तो बाबू यही समझो कि फासिज्म इमर्ज्ड हुआ इटली में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, मसोलिनी के अंडर। और ये सर्कमस्टेंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बनने के वजह से ही मसोलिनी का उदय हुआ है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत बेइज्जती हुआ है उसके बाद इटली का, चाहे प्रेस्टीज के फॉर्म में हो चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस के फॉर्म में हो। इटली ने ज्वाइन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार 1915 में। शुरू में जब हुआ था तो शुरू में नहीं किया था वर्ल्ड वार, शुरू में तो ये दो ही था। इटली बाद में ज्वाइन किया, इसलिए बोलते कि ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटोन था। मगर देखो बगावत कैसे आ गया, ट्रीटी ऑफ लंदन में भी साइन कर दिया था एंटोन पावर से, और वही बोल रहा था कि हम बगावत दे देंगे ट्रिपल अलायंस को, हम आपको फेवर करेंगे, बस हमको टेरिटरी लौटा दीजिएगा अथवा दे दीजिएगा, गेन कर दीजिएगा। इटली को प्रॉमिस किया गया कि हम टेरिटरी गेन देंगे। वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसका बात को सीरियसली नहीं लिया गया। इटली के 7 लाख सोल्जर्स मरे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और ह्यूज इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस होना शुरू हो गया कंट्री में। इटली बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया गया, और पीएम मिडवे में चला आया था, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कल की क्लास में बात कर चुके थे। एक नेशनलिज्म ह्यूमिलेशन है, नेशनल ह्यूमिलेशन था इटली के लिए, और इसलिए बोला कि हमारा कंट्री का इतना तिरस्कार हुआ है उस कॉन्फ्रेंस में, गुस्सा गया, और मैड नेशनलिज्म इटली में क्रिएट हो गया। और उसी का फायदा उठा लेता है कौन? मसोलिनी। तो फियर और डिसइल्यूजमेंट है पीपल, मतलब नकारात्मक सोच, डर, ठीक है, और इनसिक्योरिटी अमंग द पीपल, कुछ भी हो सकता है देश में, वो स्थिति में जी रहा है।
तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थे वो सोल्यूशन नहीं दे पाए इस इकोनॉमिक क्राइसिस और लॉस ऑफ प्रेस्टीज को, तो पीपल देखने लगे कि कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, और अल्टरनेटिव का फ़ायदा उठाएगा दूसरा कोई। तो सोशलिज्म वॉज नॉट द राइट सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। सोशलिज्म कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस समय, क्योंकि सोशलिज्म पे प्रेस्टीज का कोई बात ही नहीं होता है। इसलिए फासिस्ट पार्टी सपोर्ट आगे बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और इटालियन कैपिटलिस्ट क्लास जो थे, कैपिटलिस्ट क्लास, उसने कर दिया। जैसे अभी बीजेपी को करता है कैपिटलिस्ट क्लास, हमारे इंडिया में कोई भी पार्टी पे रहता है तो कैपिटलिस्ट क्लास का तो योगदान रहेगा ही। तो वहाँ का जो तुम्हारा बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, कैपिटलिस्ट, वो फासिस्ट पार्टी को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और वो उसका उदय हो गया ऊपर। और उसी में जो लीडर है मसोलिनी, वो डिक्टेटर बन गया। देखो, देयर वाज अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट सोशलिज्म, सोशलिज्म के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला। सोशलिज्म ठीक नहीं है। जो यूएसएसआर का जो मैकेनिज्म है, जो क्यूबा का मैकेनिज्म, ये ठीक नहीं है, ये हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटलिज्म ही ठीक है। क्यों? कैपिटलिज्म सपोर्ट करेगा मुसोलिनी की पार्टी को, फैसिस्ट विचारधारा को बढ़ने के लिए। पॉलिटिकल टर्मोइल जो इटली में हुआ था, एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, फेवरेबल कंडीशन क्रिएट किया ताकि फासिस्ट पार्टी इटली में उदय हो सके, समझे। और देखो 1921 का जो इलेक्शन हुआ था, फासिस्ट पार्टी विक्टोरियस बन के निकला उसमें, और लीडर ऑफ द पार्टी बन गया पीएम ऑफ इटली, जो लीडर था। जैसे हमारे मोदी जी जो लीडर थे बीजेपी के, जब उठे बने तो पीएम बन गए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी से, मैं बस सिस्टम को बता रहा हूँ कि सिस्टम में कैसे कोई लीडर होता है तो कैसे वो पीएम बनता है, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कंपैरिजन कुछ नहीं। क्यों? अरे फासिस्ट लोग बहुत ख़त्म थे। भले ही तुम्हारा कन्हैया कुमार कंपेयर कर देता है इस चीज़ को, मगर आरएसएस का कभी कंपैरिजन मत करना फासिस्ट से। आरएसएस फिर भी बहुत बढ़िया है एज कम। फासिस्ट तो बहुत अलग चीज़ था। फासिस्ट में तो दूसरा कुछ बुझेगा ही नहीं। कहाँ मोहन भागवत कोई गलत स्टेटमेंट देता है? इतना भी रेडिकल स्टेटमेंट तो नहीं देता है। हिंदू इतना भी बुरा नहीं है जितना उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये बात भी समझना होगा। और जानो कि आज हिंदू का इतना बड़ा सभा बनता है तो उसका भी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में कुछ और है। भले ही सेकुलर बोले, मैं सब संगठन बना कर बैठा हुआ है। यदि तुम अपना बाइंडिंग फोर्स को एक साथ नहीं रखोगे तो अगला वाला तोड़ देगा तुमको, ये भी रियलिटी है। और इतिहास इस चीज़ से गुजर चुका है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हुकूमत हो, चाहे मुगल एम्पायर का हुकूमत हो। मैं मुस्लिम को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोलने का प्रयास ये है कि जब तक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तब तक आप कंट्री के किसी कम्युनिटी के बारे में, वेलफेयर की न्यूज़ नहीं सोच सकते। एक यूनिटी बहुत ज़रूरी है भाई। यदि एक कंट्री एज ए यूनिटी फुल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है ना, बल्कि फैक्शन में, समझे बात को। तो 1921 के इलेक्शन में फासिस्ट पार्टी इमर्ज हो गया। बहुत सारे फैसिज्म के नए नए गुण देखने लगे, दूसरे यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में भी प्रवेश करना शुरू हो गया। स्पेन में ये चला गया ये चीज़, जनरल फ्रैंको के अंदर, समझे। अर्जेंटीना तक चला गया ये चीज़, ठीक है। और भी तुम्हारा जर्मनी में, इटली में, जर्मनी में हिटलर के अंदर आ गया यही फासिज्म। वहाँ पे नाजिज्म कहलाता है। रेडिकल थॉट, रेडिकल नेशनलिज्म, कंट्री को आगे पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ। तो समझ गए बात को कि ये तुम्हारा राइज ऑफ क्या हुआ, फासिज्म हुआ है। कहाँ पे? इटली में हुआ है। आई होप समझ में आ गया क्या समीकरण रहा होगा। ऑन द सिमिलर लाइन नाजिज्म कैसे बढ़ा है तो देख लो, इसमें बढ़िया समझना, बहुत बढ़िया दिया गया है इसमें। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तुम्हारा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था, जो कि जानते हो कि इसमें ऐसा क्लॉज था कि जो पूरी तरीके से जर्मनी को क्रश कर दिया। लोरेन और अल्साई को टेरिटरी को लौटाना पड़ा। वहाँ का कोल माइन को 15 साल यूज़ करेगा फ्रांस। वहाँ का जो एरिया था उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया, जब कल क्लास में बताए थे, ठीक है। यानी कि आप मिलिट्री लेस हो गए, फाइनेंशियल लेस हो गए, टेरिटोरियल लॉस हो गया। ये जर्मनी का बुरा स्थिति हो गया, समझे। इसका असर क्या पड़ा कि वहाँ का एक संविधान बना, समझे ना, प्रोवाइडेड नो सॉल्यूशन। अब कोई सॉल्यूशन अब है ही नहीं, जो मौजूदा सरकार है वो सॉल्यूशन दे ही नहीं पा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि जर्मनी इटली वाला हाल हो गया, क्योंकि प्रेस्टीज खो दिया है, टेरिटोरियल लॉस हो गया है, बहुत बेइज्जती हो गया इसका, ठीक है। अब देखो वहाँ पे वीमर एक कॉन्स्टिट्यूशन थे, ठीक है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो एक संस्था था वो इस रिजल्ट को नहीं दे पाया, इस क्राइसिस को आगे नहीं निकाल पाया, समझे। तो जब हिटलर आया, हिटलर क्या बोला कि ये वीमर रिपब्लिक को ख़त्म कर दिया, थ्रोन आउट, बोला कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये बेकार है, ये कंट्री को दबा कर रखेगा, ये क्या लेगा, बदला क्या लेगा, ख़त्म करो इसको। तो इसलिए ये जो भी एटमॉस्फियर थे, जो भी इन्वायरमेंट बना, वो एक तानाशाही को राइज करने में हेल्प किया। वो तानाशाह कौन है? हिटलर है। हिटलर वही नाजी पार्टी का लीडर था,
ग्रेट ऑरेटर था, लिखो देखा है, लिखा है ना यहाँ पे, ग्रेट ऑरेटर था बाबू, बैठे बैठे ठग लेगा तुमको, समझा। उसके बात में वजन था। कई लोग होते हैं ना ऐसे हिस्ट्री में कि जो बोल देगा तुम उठ जाएगा, जैसे मोदी जी देखो, मोदी जी बहुत बड़े ग्रेट ऑरेटर है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज उनके ऑरेटिंग पावर की वजह से वो पीएम टिके हुए हैं, ठीक है, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है। यस, अभी मैं बोलता हूँ मोदी जी का तुम पूरा देखोगे, प्राइम मिनिस्टर का देखोगे, जवाहरलाल नेहरू से देखोगे, तो हम कहते हैं कि मोदी जी कहीं बाजी ना मार ले दूसरे को भी ऑरेटिंग पावर में। गजब का ऑरेटिंग पावर है उनका, हम भी बहुत बड़े फैन हैं मोदी जी का ऑरेटिंग पावर का। देखो हिटलर क्या था, एंटी ज्यू के अगेंस्ट था, एंटी सोशलिस्ट, कोई मतलब नहीं है, एंटी खत्म कर दो, रेसिस्ट पॉलिसी चलेगा, रेस के ऊपर, हमारा रेस प्योर रेस है, प्योर ब्रीड है, यही जर्मनी को संभालेगा। ज्यूस इम्प्योर है, खत्म कर दो उसको। ज्यूस वहाँ के लोग हैं जो कि बाद में इजराइल बना है उसके लिए, जुडाइज्म जो कॉन्सेप्ट था उसका, कोई बात नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये चाहता था कि ग्रेटर जर्मनी बनाए, जो जर्मन बोलने वाला भाषा है उसको ग्रेटर बनाई, तो हमेशा हुआ इस्लामिक पॉपुलेशन का भी, सर्बिया का भी तुम कन्फ्लिक्ट देख ही लिया है कल, कि सर्बिया का क्या क्राइसिस हुआ था, बाल्कन क्राइसिस जिसको बताए थे। इसलिए इसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया का बहुत सारा एरिया ऑक्युपाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि जर्मन बोलने वाले लोग थे वहाँ पे। जब किसी का एरिया तुम करोगे तो बाबू फिर उधर से भी तो तुमको प्रेशर मिलेगा। हाँ होता है ना। तो देखो ऊपर देखो कि लॉस ऑफ प्रेस्टीज हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, इसलिए जर्मनी पूरी तरीके से सेटल था, इसलिए इस समय इस सिचुएशन में हिटलर जैसा आदमी निकल गया आगे। देखो तो पीपीसी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब ऊपर देखो, पहले ऊपर जाके देखो, हाँ ये ऊपर देखना होगा तुम लोग को कि राइज जैसे हुआ है, हाँ राइज ऑफ फासिज्म हुआ है। अब नीचे देखोगे, देखो पीपीसी देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ जिसमें क्लॉजेस और क्रिटिकल एनालिसिस भी है उसका। इकोनॉमिक लॉस हुआ, लॉस ऑफ प्रेस्टीज हुआ, जर्मनी को स्पेशली कोई सोल्यूशन नहीं था गवर्नमेंट के पास, ठीक है, वीमर रिपब्लिक के पास। हिटलर प्रॉमिस किया कि जितना भी ओल्ड ग्लोरी है जर्मनी का, जर्मनी एक टाइम में बहुत ऊपर था, उसको हम फिर से लौटाएंगे। इसलिए नाजी पार्टी का अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर आगे बहुत बड़ा जर्मन पीपल का कॉन्फिडेंस जीता इसने, और ग्लोरी, पास का ग्लोरी को एंजॉय करेंगे हम लोग, ये बोल के वो सत्ता पे आया। ये चाहता था कि ट्रिपल एंटोन का जो पावर है उससे हम रिवेंज लें, क्यों, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बहुत गंदा लगा दिया था उसके ऊपर, कमर तोड़ दिया उसका। इकोनॉमिक क्राइसिस देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस जानते हो, रिपब्लिक गवर्नमेंट जो था उस समय का, वीमर रिपब्लिक, जर्मनी उस समय बहुत सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से कर रहा था। क्यों ना करे, क्योंकि अभी जस्ट जर्मनी क्रश हुआ है 1918 में, तो लेट 1920 में, यानी कि 1929 के आसपास, 18-29 के आसपास, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गया, फार्मर्स का स्थिति खराब, शॉपकीपर का बर्बाद, सब बर्बाद, चारों तरफ बर्बाद। तो जब बर्बाद है तो कोई एक आदमी आ रहा है दिशा देने के लिए, अब हम कंट्री को संभालेंगे। अब देखो रोल, हिटलर का रोल क्या था। हिटलर का जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1885 ऑस्ट्रिया में, ठीक है, जर्मनी स्पीकिंग ऑस्ट्रिया होता है वहाँ पे, ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ। ये ही वॉज वर्शिप एज अ गॉड बाय जर्मन, जर्मन इसको भगवान की तरह पूछते थे, गजब का फैन फॉलोइंग था, ठीक है। वंस ही केम इनटू पावर, जैसे ही वो पावर आया, वो तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा वो डेमोन्स में, जो गॉड है डेमन में कन्वर्ट हो गया। सत्ता बोलते हैं ना, सत्ता का नशा, हमेशा बोलते हैं ना, सत्ता के गलियारों में बाबू घुसोगे, नशा मिलेगा तुम्हें, नशा, पता है, ये पैसा से भी ऊपर, समझे ना, ये नशा से भी ऊपर, जो मदिरा का नशा होता है, ठीक है, एक लव का भी नशा होता है, ये सबसे ऊपर का नशा होता है, पावर का नशा, समझ लो, पावर का नशा। हम हैं, कौन आया, साफ नशा होता है, ठीक है। तो यही लिखा गया है, कैसे गॉड डेमन में कन्वर्ट हुआ, हिटलर के लिए बोला गया है। और हिटलर आउटकम है फर्स्ट वर्ल्ड वार का। कोई पूछेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस करो कैसे हैं, तो सब लिख देना। हिटलर आउटकम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का भी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होने के बाद भी हुआ हो ये चीज़। हिटलर लीडर है नाजी पार्टी का, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने नहीं सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, वही सब चीज़ बार बार आ रहा है, ठीक है। न्यूमरस प्रॉब्लम्स थे, बैंक फेल्ड हो गए, करेंसी परचेजिंग पावर लॉस कर चुका है, हाइपर इन्फ्लेशन बोल रहे थे ना, एक ब्रेड खरीदना है तो बाबू लेके जाओ पूरे तरीके से, ग्रेट डिप्रेशन, बिल्कुल हालत ख़राब, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन वहाँ पे भी आ चुका है, और इसका तो इकोनॉमी और पहले से तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। देखो हाइपर इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ है।
ये इतना, इन ऑल दिस सिचुएशन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ये जो इन्वायरमेंट बना, जो एटमॉस्फेयर बना, वो एक इंसान को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। वो इंसान कौन है? हिटलर है। ग्रेट ऑरेटर भी था और फोर्स और एग्रेशन से काम करता था कि अपोजिशन को कैसे दबा दें। जैसे अभी के प्रेजेंट मौजूदा होता है, फोर्स और एग्रेशन से नहीं होता, अभी तो आईटी सेल से होता है, सोशल मीडिया से दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि युग बदलेंगे तो तरीका बदलेगा सोचने का, है ना। टेररिस्ट टैक्टिक्स भी यूज़ करता था, समझे ना, वायलेंस यूज़ करता था अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए। और स्लोगन क्या देता था नाजी लोग? स्टैप इन द बैक ऑफ डेमोक्रेट्स एंड ज्यूज और डेमोक्रेट, जो डेमोक्रेटिक थिंकर लोग हैं उसके पीठ के पीछे खंजर घोपो, ये स्लोगन दिया जाता था। समझ रहे हो ना? इसका मतलब कितना डेडली स्लोगन दिया जा रहा है। क्यों डेमोक्रेट्स का? कि भाई यही डेमोक्रेट्स की वजह से जर्मनी हार गया। ज्यूज क्यों? क्योंकि ज्यूज कभी भी कंट्री में रहने के बाद बगावत करता है, ये लोग जर्मनी के लिए नहीं सोचता है, ऐसा विचारधारा इन लोग नया क्रिएट कर रहा है ज्यूज के लिए। क्योंकि ज्यूज बड़ा बड़ा, ज्यूज का जो प्रोफेशन था ना बड़ा बड़ा था, और ये एलिगेशन लगता है ज्यूज के ऊपर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यूज ने हेल्प नहीं किया जर्मनी को जीतने में, क्योंकि ज्यूज लोग बड़े बड़े पोस्ट पे थे। तो हिटलर को इस चीज़ का खुन्नस था, और बोला कि जब हम सत्ता पाएंगे ज्यूज को खत्म नहीं कर देंगे पूरी तरह। समझे ना? इस तरह का विचारधारा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, कंसंट्रेशन कैंप कभी दिखाए थे? अब ना बात होना चाहिए कंसंट्रेशन कैंप पे। अभी तक गवाह है, तुम्हारा समय गवाह है कि कभी भी एक बार भी वो कंसंट्रेशन कैंप देखने तक नहीं गया हिटलर। यानी कि उसके ऑपरेटिंग पावर से ही लोग क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं वहाँ पे, लाखों लाख लोग मर रहे हैं, लाखों लाख एक ही दिन में तुम्हारा तबाह हो जाएगा। इधर वो दिखाए थे ना एक बार, तुम लोग को देखे थे ना, स्थिति ऐसा स्थिति था। तो खंजर घोप दो ज्यूज और डेमोक्रेट्स की पीठ में। ही बिलीव डैट डेमोक्रेट्स और ज्यूज यही रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी के लिए, बता चुके हैं तुम लोग को। इसलिए इन लोग को यथाशीघ्र हटा दो, जर्मनी से ख़त्म कर दो और जर्मन फर्स्ट कर दो। क्योंकि जर्मन जो है, जर्मनी है वो प्योर ब्रीड है। इसलिए यही इसलिए बोलते हैं रेडिकल नेशनलिज्म, मैड नेशनलिज्म, कि हमारा ही ब्रीड सबसे पावरफुल है। यदि मान लो कि इंडिया में ऐसा इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत बड़ा तबाही हो जाएगा। तो कंट्री के लिए अच्छी बात तो नहीं है, फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए। तो इस तरह का सिचुएशन बन रहा था वहाँ पे। एडोल्फ हिटलर बोला स्टूड फॉर व्हाट पीपल वांटेड, ये उठा। देखो इतना ही नहीं, अब जो भी तानाशाही है, मैं कंट्री का विकास किया होगा तभी तो इतना ऊपर गया कंट्री। ये बोला कैपिटलिस्ट क्लास को क्या चाहिए हम देंगे, फार्मर्स को क्या चाहिए हम देंगे, बिजनेस क्लास को क्या चाहिए हम देंगे, सबके लिए देंगे हम, डोंट वरी फॉर दैट। तानाशाही है हम देंगे। वही बोला कि हिटलर उठा, पीपल क्या चाहता है, कैपिटलिस्ट क्लास क्या चाहता है, हम उसको सेफ्टी देंगे कम्युनिज्म से। क्यों? कम्युनिज्म जानते हो स्टेट कंट्रोल कर लेता है, तो कैपिटलिस्ट क्लास मर जाएगा यहाँ पे। डोंट वरी, हम कम्युनिज्म को बढ़ावा नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि जर्मनी सटा हुआ यूएसएसआर से, हम उसको आने नहीं देंगे। तभी तो कहा जाता है कि जर्मनी का एडोल्फ हिटलर चला गया था रसिया को भी कैप्चर करने के लिए। वो वहाँ का जो रीजन है ठंडा है, मर गया सभी सैनिक वहाँ का, और भाग गया डर से। क्योंकि बिना जाने पड़ताल किए आप चले गए वहाँ पे आर्मी लेके, और वहाँ पे इतना ठंडी है बाबू आकर के मर गया कपचे में। ठंडा में किसको बर्दाश्त होगा जी? कितना तुम्हारा इच्छा शक्ति होगा? ठीक है। देखो उसके बाद बोला कि फार्मर्स को हम प्रॉमिस करते हैं मार्केट देंगे आपके गुड्स के लिए, समझे ना। पॉपुलर जो अप्रोच था, पॉपुलर अप्रोच मतलब हिटलर जो जग कल्याण के लिए जो सोचता था, यही कैप्चर कर दिया लोगों का दिमाग को। बोला वाह ऐसा नेता तो चाहिए, अभी के टाइम में ऐसा लीडर तो चाहिए। एंड ही अपीयर ओनली, और उस समय जर्मनी में जो स्थिति था बस एक सोल्यूशन मात्र हिटलर ही था, जो हर एक चीज़ को रख दिया, क्लियर कर दिया बात को, हम ही हैं, हमारे बात कोई विकल्प ही नहीं हो सकता है। जो सिचुएशन है क्राइसिस है। आफ्टर जब पावर में देखो 1932 में आता है तो इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। देखो पार्लियामेंट को फायर में कर दिया, लगा दिया। क्या लोकतंत्र, ख़त्म करो, आग लगा दिया पार्लियामेंट में, समझे। वहाँ पे एक वहाँ का वर्ड है रेज करके है, वो तुम किताब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। वहाँ का पार्लियामेंट को आग लगा दिया, संविधान को जला दिया। देखते जाओ क्या क्या किया है। आफ्टर 1934 प्रेसिडेंट जो थे वो जो मरे हैं, उसके 3 डेज बाद हिटलर ने क्या किया, एज्यूम्ड कंबाइंड पावर ऑफ चांसलर, यानी कि जो प्रेसिडेंट भी पहले होते थे, जैसे ही प्रेसिडेंट मरा वहाँ का सब पावर अपने हाथ में रख लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट का भी पावर कुछ होता है, अपने हाथ में रख लिया। और ये अनडिस्प्यूटेड और रियल मास्टर ऑफ जर्मनी बन गए।
यानी कि कोई चुनौती नहीं दे सकता इसको। क्यों? जितना पावर है सब पावर अकेले रख लिया आपने हाथ में। और ध्यानचंद का भी कभी एपिसोड बताए थे तुम लोग को, जर्मनी का हेड ऑफ हिटलर के साथ, सभी ज्वाइन करते जाओ क्योंकि हिटलर। कभी सुभाष चंद्र बोस का भी एपिसोड बताए थे तुम लोग को, है ना? गुड। ही रिजेक्टेड ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल बोला, रिजेक्ट कर दिया, बोला हम नहीं मानते हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेस्टीज इससे गया है, बर्बाद हुआ हमारा प्रेस्टीज। ठीक है। और बोलते थे कि जर्मन को रिच बनाना, रईस बनाना, तो फिर लड़ाई करेंगे, और लड़ाई कर दी यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके। ठीक है। ऑल इनकम नॉट अर्न बाय वर्क टू बी कन्फिस्केटेड, यानी कि जितना भी इनकम होगा वो कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। रिकन्स्ट्रक्शन होगा, नेशनल एजुकेशन सिस्टम को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। प्रोपेगेंडा होगा कम्युनिस्ट और डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट, और एंटी ज्यू पॉलिसी। सत्ता में आते ही सब शुरू, सत्ता में आया शुरू, खत्म करो इसको, एलिमिनेट करो। तो फीचर्स देखो, यानी कि लगभग ये नाजिज्म और फासिज्म का बात तो लगभग बराबर है, इसलिए इसको एक में रखा गया है रेडिकल। इसलिए बोलते हैं कि मैड नेशनलिज्म है ये। तो देखो दोनों का तुम करोगे तो क्या होगा, देखो ये बहुत अच्छा, कभी कभी पूछ भी सकता है तुमको, अभी तक टच नहीं किया, टच कर सकता है कि एसेंशियली दोनों मोर और लेस एक ही चीज़ थी, विचारधारा एक ही चीज़ था। तो देखो यहाँ पे फासिज्म और नाजिज्म का बोला गया, एफ और एन। ये क्या है? दोनों में ही तुम्हारा मैड नेशनलिज्म का बीज है। ठीक है। और इसको देखो, इस वर्ड को अलग अलग जिंगनिज्म भी बोलते हैं। जिंगनिज्म वही नेशनलिज्म का ही बात है, आंख बंद करके हम ब्रीड हमारा ब्रीड, यही है वर्ड। ये अलग अलग फिलोसोफर अलग अलग वर्ड देते हैं। नेशनलिज्म भी बोल दोगे तो इट्स फाइन। उसको कहा राइट विंग है। राइट विंग समझते हो, कल बताए थे ना, राइट विंग, लेफ्ट विंग और मिडल विंग। मिडल वाले जो होते हैं, राइट विंग मतलब राष्ट्रवाद, बीजेपी भी राइट विंग है। फिर लेफ्ट है कि नहीं है? कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट। विचारधारा आइडियोलॉजी होता है, समझे ना? आइडियोलॉजी तुम्हारा देखो कैसे होता है, देखो बात समझो, लेफ्ट विंग और राइट विंग, और बीच में होता है सेंटर जिसको बोलते हैं। और सेंटर आइडियोलॉजी में कांग्रेस, ये दोनों को लेकर चलता है। कहीं देखो विचारधारा कैसे होता है, कोई सेंटर टू राइट होता है, कोई सेंटर टू लेफ्ट भी होता है। यानी कि सेंटर का विचारधारा मगर थोड़ा सा इंक्लिनेशन इधर है, समझ गए बात को? जैसे शिवसेना राइट विंग है, टीएमसी क्या बोलोगे? ये बीच का खा सकते हो। ये नीतीश कुमार, हाँ विचारधारा मतलब देश फर्स्ट, हिंदूवादी आरएसएस आ गया, यानी कि राइट विंग हो गया। एक्सट्रीम जो खाली देश का ही बात करे और उसके लिए किसी को भी तबाह कर दो, खाली देश सर्वोपरि है, वो राइट विंग है। लेफ्ट विंग मतलब जो फार्मर्स, कम्युनिस्ट, हाँ कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल लेकर चलेगा, उसमें भी फैक्शंस है, उसमें जाना नहीं चाहेंगे। और गेटिंग भी नक्सलाइट क्या है? लेफ्ट है, वो भी रेडिकल लेफ्ट है। जैसे कम्युनिज्म का बात करते हैं, सोशलिज्म का कम्युनिज्म आता है ना सबसे लेफ्ट, जो कम्युनिस्ट सरकार तुम्हारा चाइना में है, ये एसेंशियली सोशलिस्ट का रेडिकल फॉर्म है, कम्युनिस्ट फॉर्म। देखो अब देखो, हाँ लेफ्ट में है, देखो मगर देखो कैपिटलिज्म को फेवर किया है यहाँ भी, देखो क्यों? क्योंकि राइट विंग हमेशा कैपिटलिज्म को ही फेवर करता है, समझे? ये नियम है। देखो लिव कंट्री सेक्रीफाइस, कंट्री के लिए जियो और जो चाहिए सेक्रीफाइस कर दो। मिलिट्री पावर बढ़ाते जाओ, एंटी कम्युनिज्म होगा, बता चुके हैं, एंटी डेमोक्रेसी होगा, कोई बात नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी का। इसलिए तो बीजेपी पर आरोप लगता है कि मनुस्मृति से चलना चाहता है ये कंट्री। विचारधारा ऐसा होता है, समझे? समझ गए? तो हमारे यदि हम एक टीचर हैं तो हम तुम लोग को यही बोलेंगे कि डेमोक्रेट्स प्रिंसिपल ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें सबको फलने और फूलने का हम अवसर देते हैं। जमहूरियत होना जरूरी है कि नहीं है? लोकतंत्र होना जरूरी है ना? उर्दू में जमहूरियत बोला जाता है लोकतंत्र को। ठीक है, देख लो रेसिस्ट पॉलिसी है। रेसिस्ट पॉलिसी मतलब क्या? रेस, हमारा रेसिस सबसे ऊपर है, यही है। दोनों में चला। प्योर ब्लड वाला कंसेप्ट है, इम्प्योर ब्लड वाला कंसेप्ट है। पॉलिसी ऑफ यही प्योर ब्लड, वही बोले ना, स्पेशली नाजिज्म के अंदर ज़्यादा हुआ था प्योर ब्लड वाला, वही जीव को खत्म कर दो। उसके बाद एंटी फ्रीडम ऑफ काय का फ्रीडम, काय देगा आदमी को फ्रीडम? आदमी को इसलिए फ्रीडम देगा कि हम हमारा क्वेश्चन करे, मरवा दो, कत्लेआम मचा दो। ठीक है, इस तरह का बात है। तो देखो जो हम लोग फीचर्स किए हैं, किसका किए हैं? चाहे फासिज्म का बात हो, नाजिज्म का बात हो, एज ए होल पढ़ेंगे, बता चुके हैं। देखो जो बता दिए सब वही चीज़ आएगा। एक क्या है? टोटालिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वही डिक्टेटरशिप। इसमें क्या हुआ? रेडिकल और फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिज्म तुमको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि बिलीव इन एक्शन नॉट इन थ्योरी, थ्योरी पे कोई बिलीव नहीं, एक्शन में कुछ भी हो सकता है। मार दो, प्रोटेस्ट खत्म करो,
ये इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट है। ये बिलीव करता है सिंगल पार्टी रूल होना चाहिए, समझे। नाजिज्म सुपीरियरिटी है रेस का, ठीक है, नाजिज्म वो हिटलर के अंदर है। वायलेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, उसमें सेक्रीफाइस होंगे, देश के लिए कुछ भी कर दो भाई, जो बात। एक्सक्लूजन क्या है, एंटी सेमेटिक है, यानी कि एंटी जूइस है। सुपीरियर ब्लड पे बात होगा। जर्मन लैंग्वेज क्या है, हमको जर्मन लैंग्वेज वाले जो भी बोलने वाले सब कंट्री को वो कर लो, सिमुलेट कर लो और एक ग्रेट जर्मनी कंट्री बनाएंगे। कहीं ना कहीं हिटलर का ही रीजन है कि अभी तुमको जर्मनी देखने को मिलता है। नहीं तो लोरेंस और फ्रांस तो वही ले ही लिए थे हम, अल्जाई का लोरेंस तो ले ही लिया था फ्रांस ने, तो अभी जर्मनी तुमको इतना बड़ा दिखता है। इसमें बहुत बड़ा श्रेय है कि कैसे फिर से कॉन्सोलिडेट किया है इसमें। ऑस्ट्रिया देखते हैं झुटपुटिया बन के निकल गया छोटा, जबकि ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो समझ जाओ यही सब चीज़ हुआ, किसी का साम्राज्य कम हो गया उसका, और अभी तक कंटिन्यू है। जिब्राल्टर का सुबह क्लास में बताए थे, तो तुमको ये भी बताए थे कैसे यूके तुम्हारा स्पेन में आया था। स्पेन ही सिविल वार करेंगे तो उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा तुमको। और 1713 का आज बताए थे कि नहीं बताए थे सुबह करंट अफेयर्स में। 1713 में स्ट्रगल चल रहा था किसका, ब्रिटेन और स्पेन का। आज करंट अफेयर्स में बताया। करंट अफेयर्स भी देखते हो, हिस्ट्री को भी टच करता है। वही इसलिए बोलता हूँ कहीं लेंथ और ब्रेथ उसका कहीं जा सकता है करंट अफेयर्स का। बस यही कि तुम लोग बस उस चीज़ को, इवेंट को जाकर देख लो तुरंत कि ऐसा क्या इवेंट हुआ था जिब्राल्टर का। अब देखो एक खत्म कर दिया, यानी कि एक ब्रॉडर टॉपिक खत्म हो गया हम लोग का कि जो मैड नेशनलिज्म है कॉमन, जब फैसिज्म का बात हो या तुम्हारा नाजिज्म का बात हो। जर्मनी में कैसे हिटलर का उदय हुआ है, मसोलिनी का कैसे उदय हुआ है इटली में, होप सो समझ में आ गया। और इसी बीच में तुम्हारा ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ है 1929 में, यूएस में हुआ है। अब जब यूएस में होगा तो वो पूरा इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड को, तो वो देखो इम्पैक्ट देखो। और उसको बचाने के लिए एक नया प्रोग्राम और पॉलिसी आएगा जिसको न्यू डील कहेंगे, क्योंकि वहाँ उस समय के जो बाई देन प्रेसिडेंट थे यूएस का, वही इस पॉलिसी को लेके आए। तो कैसे निकालेंगे ग्रेट डिप्रेशन से यूएस को, कैसे निकालेंगे? यूएस को निकालना मतलब पूरा दुनिया को कैसे निकालेंगे, समझे। तो वही बोला कि ये तुम्हारा ग्रेट डिप्रेशन 1929 का एक क्या है, ये पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार का ही एक रिजल्ट है। बोले ना इकोनॉमी में समय लगता है। 2016 में नोटबंदी बंद हुआ, अभी तुम लोग को सब समझ में आता है, तो समय लगता है इकोनॉमी में समझने में कि इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है वो आस्ते आस्ते तुमको देगा, समझ गए। यानी कि जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था उसका 10 साल बाद असर पड़ रहा है 1929 में। देखो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी क्रैश कर गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया यूएस का, देख लो बाबू वहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इट पुश द कैपिटलिस्ट इन डिप्रेशन, कैपिटलिस्ट क्लास डिप्रेशन में चला गया। देखो बाबू यहाँ पे देखो, कान खोल के सुन लो, ये सुन लो, सुनो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट है। जब कैपिटलिस्ट ब्लॉक डिप्रेशन में चला गया तो गजब बात है कि सोशलिस्ट प्रोमिनेंट हो गया और वर्ल्ड में विख्यात हो गया। अरे बाप रे, बच गया ये लोग, कैसे बच गया? इसका मतलब सोशलिस्ट बढ़ा है, और इसके वजह से बहुत सारे कंट्री सोशलिस्ट तरफ भी चले गए। और फिर गुस्सा होगा कैपिटलिस्ट को ये चीज़ को लेके। और रसिया तो पूरा यूरोप को टच करता है, और उस समय तो रसिया और बड़ा था यूएसएसआर, वो तो पूरा टच कर रहा था पूरी तरीके से। देखो यूक्रेन सब साथ में था, सेंट्रल एशिया भी बहुत उसका हिस्सा था उसका। अरे गेटिंग में तो एक मॉडल फेल हुआ ग्रेट डिप्रेशन में, तो एक मॉडल को फायदा मिला और लोग को भी पेश करना शुरू कर दिया इस मॉडल को, और फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस शुरू हो जाएगा। देखो क्योंकि बच गया, ग्रेट डिप्रेशन नहीं हुआ, स्टेट तय कर रहा है ना। जब स्टेट तय करेगा तो मार्केट अपने हिसाब से लाएगा स्टेट को, तो आराम से बच जाएगा। स्टेट तय करता है गधा, स्टेट तय करता है तो क्या कहेगा ग्रेट डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारा सप्लाई और डिमांड टूटना। यहाँ तो सप्लाई और डिमांड हम पूरा तय कर रहे हैं, मार्केट से तय ही नहीं हो रहा है, तो आराम से बच गया वो लोग। समझ में आ रहा है ना बात? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, देखो थोड़ा सा दिमाग आगे खोल के भी सोचा करो। देखो क्राइसिस अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप का हर हिस्सा को छुआ है। दिस हैपेंड इन द यूएस, यूएस से शुरू हुआ और यूरोप में आया। क्यों आएगा ही बता चुके हैं। देखो कॉजेस क्या था, कॉजेस यही था, सबसे पहला प्रमुख रीजन कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है खत्म, क्रैश कर गया। क्रैश कर गया तो बाबू एफडीआई एफपीआई बर्बाद पूरी तरीके से। एफपीआई स्पेशली अमेरिकन कंपनीज क्राइसिस में चले गए, गुड्स बनाते क्राइसिस में चलेंगे तो इम्पैक्ट तुरंत यूरोप पे। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो यूएस इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट हुआ था। क्यों? डिमांड बढ़ने लगा कि भाई हमको हथियार दो, हमको ये दो, हमको वो दो,
यूएस इकोनॉमी बूम करने लगा था यूएस का फर्स्ट वर्ल्ड वार में। एंड एज अ रिजल्ट आप देखो हुआ क्या, देखो एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल ट्रेड चेंज इस डायरेक्शन। अब यूरोप कंट्री से वो यूएस की तरफ शिफ्ट हो गया, क्यों ये लोग बिजी है ना, कहाँ गुड्स बनाएगा, ये लोग हथियार बनाएगा, गुड्स आएगा यूएस से, यूएस अपना कब्जा लिया गुड्स का और पूरा यूरोप में दिए जा रहा है और इसको इंटरेस्ट भी है, कहीं यूरोप में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तो हो गया फिर। इसलिए देखते हो ब्रिटेन बोला कि जर्मनी को क्रॉस नहीं करना क्योंकि मेरा बहुत बड़ा मार्केट है। समझते रहो बात को, मार्केट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया का भी बर्बाद हो मार्केट, क्यों, क्योंकि उसका गुड्स बेचना है उसको। समझो इकोनॉमी, समझो इकोनॉमी कितना बड़ा रोकता है एक फुल वार जाने में। तो यही बात समझो यहाँ पे कि जब आउटब्रेक फर्स्ट वर्ल्ड वार का हुआ था सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूएस इकोनॉमी को हुआ। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम चेंज हो गया था। क्यों, क्योंकि वो यूएस की तरफ आ गया था यूरोप से उठ के। अब ब्रिटिश ट्रेड ग्रुप का सब्सिडाइज हो गया और अमेरिकन गुड्स क्या हुआ, केम अंडर डिमांड। वो नीचे चला गया ब्रिटिश गुड्स और अमेरिकन गुड्स ऊपर चला गया। देख रहे हो कैसे ऊपर चला गया। देयरफॉर अमेरिकन बिजनेस क्लास स्टार्टेड स्पेंडिंग एक्सटेंसिवली एक्सपेक्टिंग दैट डिमांड वुड कंटिन्यू। आप देखो हुआ क्या, देखो इकोनॉमी में होता क्या है। अभी तो ये लोग अर्थव्यवस्था समझ ही रहा है, कैपिटलिस्ट अभी बना है ये लोग। अब क्या हुआ देखो कि जो डिमांड था ना इन लोग का यूरोप में वर्ल्ड वार में, तो यूएस की तरफ डिमांड शिफ्ट हो गया। आग बंद करके बना रहा है सामान में कि भाई हमारा चलबे करेगा, हमारा चलेगा ही चलेगा। बाद में क्या हुआ, डिमांड घट गई और ये लोग तो पूरा मेहनत कर दिया, ट्रेडर्स लोग कैपिटलिस्ट क्लास अपना झोंक दिया। अब यहाँ सामान थाक पड़ा हुआ है, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो भी सर्वाइव कर रहा है, उठ रहा है, क्रश कर दिया। डिमांड और सप्लाई, क्योंकि कैपिटलिस्ट मतलब ये मार्केट के हिसाब से वो मिसमैच हो गया, गजब मिसमैच हो गया। गजब मैच में जो यूएस का तुम्हारा स्टॉक मार्केट खत्म, ये खत्म तो वो खत्म, वही लिखा गया वहाँ पे। देख अमेरिकन बिजनेस क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास जो था वो बहुत अपना खर्च करना शुरू कर दिया, एक्सटेंसिवली स्पेंड कर रहा है कि डिमांड्स तो हमारा रहबे नहीं करेगा, मन नहीं रहा वैसा, एक्चुअल में नहीं हुआ। इसलिए जो ट्रेड और कॉमर्स का जो कल्चर था यूएस का, वही रीजन बना बहुत बड़ा डाउनफॉल होने का। कि जो हम ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है कि ये तो होगा ही होगा, वो नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए, ये जो एटीट्यूड मार दिया यूएस को और यही वजह से क्राइसिस में फंस गया, यानी कि इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन है। और जब मैं इकोनॉमिक्स का तुम लोगों को अलग से बताऊंगा ना, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा उसमें दोनों, और टेक्निकल भाषा भी सीख लो, ये जनरल भाषा है, जानते हो। इसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ ग्रेट डिप्रेशन का। अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पर्सनल इनकम सेविंग डिसअपियर्ड हो गया। आदमी के पास पैसे नहीं है तो कहाँ से इनकम टैक्स देगा वो लोग, रिड्यूस, ठीक है। एक एक्सेसिव लॉस हो गया, रिपरकर्शन इसका पड़ा और कहीं ना कहीं यही जाके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ भी मूव किया है। सब दिक्कत में है सेकेंड वर्ल्ड वार। अब देखते, अब जब ऐसा हुआ है तो आएगा, बैठा तो नहीं रहेगा। वहाँ का यूएस का प्रेसिडेंट उस समय का जो होगा वो बात करेगा इसके ऊपर। तो उस समय के जो रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट के बारे में पहले भी चर्चा हो चुका है इस क्लास में। जो रूजवेल्ट थे वो नया सोल्यूशन लेके आए, उसको बोलते हैं न्यू डील। एक ग्रेट डिप्रेशन हैपन हुआ था अमेरिका में, यूएस में। प्रेजेंट गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू द इकोनॉमिक क्राइसिस। जो उस समय का मौजूदा सरकार था उस सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चुना गया प्रेसिडेंट कि आप सोल्यूशन दें ना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ अपने मैनिफेस्टो में। तो इनको बनाया गया और ये बोले कि हाँ हम डिप्रेशन को टैकल करेंगे, नया पॉलिसी मेरा ये रहा न्यू डील। अब ये न्यू डील में एक सोल्यूशन है कि कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से बचे, जो ग्रेट डिप्रेशन का था। तो इसको 2 फेज में डिवाइड किया गया, जो पूरी तरीके से चौपट है इकोनॉमी। जैसे हमारा देखो, सुनते रहो बात को, जैसे हमारा लॉकडाउन में पूरी तरीके से चौपट हो गया, तो हमने 3 फेज में लिक्विडिटी डाला कि नहीं डाला, यही तो है, यही तो न्यू डील है। लिक्विडिटी डालना ताकि बढ़े। और हमने तो तुमको बहुत रेडिकल थॉट भी दिया था, यदि देश को करना है तो 15,000 10,000 रुपये डाल दो सबके जेब में, अपने आप ग्रोथ कर जाएगा। और लिटरली मैं इकोनॉमिक्स को जान रहा हूँ तभी मैं ये बोल रहा हूँ। तो क्यों, जिस पैसा उठेगा, इसलिए तो हर महीना 1,000 रुपया देता था।
यस, अकाउंट में, यही रीज़न है। हाँ, लॉकडाउन में दिया गया था, तुमको नहीं मिला। जनधन योजना वाला जितना भी अकाउंट था ना सर, हाँ, सब में दिया गया है। 3-4 महीना ऐसे कुछ दिया गया था। यस सर। सही बात है तुम्हारा। तुमको मिला कि नहीं मिला? मम्मी के अकाउंट में आया। तो कहाँ दिया हमको तुम? मेरी मम्मी के अकाउंट में आया सर, मेरे भाई के अकाउंट में आया, मेरी बहन के अकाउंट में आया। क्यों दिया कोमल? वही कि नीचे परचेजिंग पावर रहे, बरकरार रहे उसका। देखो इसका 2 फेज था, 1933 से लेकर 34 पहला फेज, और 35 से लेकर 38, समझे? 2 फेज में चला ही है। इस पॉलिसी में, न्यू डील में क्या किया? बैंकिंग सेक्टर को रिवाइज करने का प्रयास था, और रिवाइज किया भी, ठीक है। और उसमें क्या कि देयर वाज अ क्लोजिंग ऑफ 500 एवरी ईयर, प्रत्येक साल 500 बैंक बंद हो रहे थे, यानी इतने क्राइसिस, कैन यू बिलीव इट? तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने फॉलो किया पॉलिसी 3R, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। रिलीफ पहुंचाएंगे, इकोनॉमी को रिकवर करेंगे और रिफॉर्म्स करेंगे, तब जाकर ये सब चीज़ होगा। 3R, रिलीफ किस लिए? सब चीज़ का देखो, रिलीफ टू अनएम्प्लॉयड जो बेचारा बेरोजगार हो गया, जिसका परचेजिंग पावर पूरा घट गया है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको कैसे रिलीफ पहुंचाएं? रिकवरी ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, कैसे? नंबर ऑफ लेजिस्लेशन से, नंबर ऑफ रिफॉर्म से, इसलिए 3R है, समझ गए? और रिफॉर्म कैसे किया जाएगा? रिफॉर्म इस तरह किया जाएगा जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है सभी को स्ट्रेंथन करे, और उसमें एक बैंकिंग सेक्टर भी है। बैंकिंग तो बहुत बैकबोन है इकोनॉमी का, है कि नहीं है? एफर्ट्स को, बहुत एफर्ट्स को लगाएंगे ताकि जो डेप्ट लोन्स है, जो कर्जा है, क्योंकि पूरा कर्जा है देश में, घटा मतलब कर्जा हो गया पूरी तरीके से, कैसे इसको करें? NPS कह सकते हो अभी के टर्म में तुम लोग। डेप्ट लोन्स को कैसे बचाएं? बिकॉज ऑफ रूजवेल्ट एफर्ट अमेरिकन ने फिर से रिवाइव किया, यानी कि रूजवेल्ट ने काम करके दिखा दिया ये चीज़। विजनरी प्रेसिडेंट, इसलिए रूजवेल्ट का अभी भी नाम आता है, बहुत विजनरी। जो चुन के डाला गया हो तो विजनरी ही होगा। अब देखो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था, इसको रिलेट करते हैं, जो भी पढ़े हो बहुत सारी चीज़ जान लोगे। बहुत विक्टर पावर रहा फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और यूएस भी आया था, देखते रहना वहाँ पे। और अब ब्रिटेन इंडिया में रूल कर रहा था उस समय 1914 में, इसलिए इंडियन के सिपाही भी गए थे लड़ने के लिए उसके साथ, ठीक है, ये बात समझो। और उसके बाद क्या कि ब्रिटिश प्रोडक्ट तुम्हारा पॉपुलर था यूरोप में और वर्ल्ड में। ब्रिटेन का तो प्रोडक्ट है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, भाई ये क्राइसिस में आ गया, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन उधर इन्वॉल्व है, तो क्राइसिस में आएगा ही उसका गुड्स। अपॉर्चुनिटी मिल गया यूएस को, वो अपना पूरी तरीके से यूरोप में साम्राज्य फैला दिया, इसलिए डायमंड पीरियड था, ये डिमांड पीरियड था, किसके लिए? यूएस के लिए। और यूएस ने पूरा अपना प्रोड्यूस बढ़ाना शुरू कर दिया, मगर इसका ठीक विपरीत हुआ, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो गया। ये जो बोले उसी को यहाँ पे समराइज किया गया माइंड मैप के थ्रू। हम कुछ चीज़ छोड़ नहीं रहे, बताने का प्रयास कर रहे जो बता चुके हैं ऑलरेडी भी। तो देखो इसमें क्या हुआ, क्राइसिस में क्या हुआ। अब देखो कहीं क्राइसिस तो कहीं फ़ायदा। अभी आज सुबह क्लास में बोले थे कि जैसे साउथ कोरिया में बूढ़े हो गए, एजिंग हो गए, तो इंडिया के लिए फ़ायदा, सबको फायदा, समझ रहे हो? तो कहीं पे क्राइसिस तो कहीं पे फ़ायदा। जैसे लॉकडाउन में इंडस्ट्री वहाँ से उठ रहा था तो वियतनाम के लिए फ़ायदा। तो क्राइसिस कैसे कहीं पे अपॉर्चुनिटी बनता है, समझ रहे बात को? तो यानी कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री गिरा है, जो वेपन्स की तरफ ज़्यादा इंगेज्ड है, इंडिया में अपना इंडस्ट्री फलने और फूलने का मौका मिल जाएगा। अब इंडिया का अपने इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा ऊपर उठने में। वही बोल रहा है। इससे क्या हुआ कि क्राइसिस से क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो भारत में उठना शुरू हो गया, समझे? यही लिखा है, समझे ना? और आफ्टर क्राइसिस क्या हुआ? ब्रिटेन स्टार्टेड डोमेस्टिक इंडियन प्रोडक्ट्स ब्लॉक फॉरेन गुड्स। अब क्या हुआ कि देखो इसमें क्या किया है, इट आर प्रोमोटिंग। अब इसने ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन का कॉलोनी तो इंडिया है, इसने क्या किया, देखो कैसे क्राइसिस आया है यूएस में। इसने क्या कि इंडिया जो आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ब्रिटेन से नहीं, उससे नहीं करेंगे यूएस से, क्योंकि यूएस तो इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, और ब्रिटेन तो उसका अपना कंट्री है, कॉलोनी है उसका। तो इंडिया जो सामान आएगा उसको हम वेलकम करेंगे, उसको ब्लॉक कर दिया तो उसका डिमांड और सप्लाई सिस्टम खत्म हो गया उधर, और इंडिया से सामान ले रहा है वो ब्रिटेन, तब तक लेगा जब तक वो फिर से रिफ्लरिश ना कर जाए। अरे गेटिंग में, तो देख रहे हो किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, क्या से क्या हो रहा है समीकरण, क्योंकि अपना कॉलोनी है उसका, इससे इंडिया को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का उद्योग अभी तक चल रहा है वो चीज़, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो हम ऑन द स्पॉट ये चीज़ लिखे थे, तुमको बताते हैं, बच्चे लोग को हम सिखा रहे थे वहाँ पे, हम बच्चे लोग को सिखा रहे थे कि जो भी हम तुमको पढ़ाएं
उसको कैसे शॉर्टकट में तुम लिख सकते हो। तो देखो सेल्फ करके लिखे ना, तुम लोग आजकल इंग्लिश में बोलते हैं कि बाबू सेल्फ लिखो, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड बहुत दिन का है कि कोई भी चीज़ लिखो सेल्फ लिख दो तो डिस्टिंग्विश हो जाता है। देखो इसलिए सेल्फ तुमको मिलेगा वहाँ पे। देखो हमने क्या लिखा था, हम एक वर्ड हम इंग्लिश में, देखो हम उस समय कैसे लिखते थे इंग्लिश में, देखो हमको नहीं पता क्या लिखे हैं उस समय हम कैसे लिखे थे, उस समय का मेरा इंग्लिश है। देखो 2016 का अंतिम का देखो, ब्रिटेन सफर्ड हैवीली ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सो इट्स प्रोडक्ट्स started to decline in Europe and other parts of Europe. Subsequently, it paved the way for the US to introduce its products in Europe. So US began to produce heavily, but with subsequent period of time, its demand of products began to fall, which triggered US economy as she had left with surplus product, and consequently economic crisis happened. To tackle this situation, the erstwhile president came up with a new policy called New Deal, in which he emphasized on agriculture, banking and other sector to complete his 3 R's government, 3R policy, that is a relief, reforms and recovery। जो बताएं उस समय हम बच्चे लोगों को बताए थे कि इस तरह लिखा जाता है चीज़ों को। कंट्री सी होता है हमेशा, कंट्री के लिए हमेशा सी लगता है। हाँ सी मतलब होता है कंट्री के लिए लगता है। नहीं पता तो कोई बात ना, पता चल गया तुमको। तो हमने एक क्लास को हम लपेट दी अभी तक, देखो इसलिए नया क्लास, समझ गए? एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब क्या करोगे, देखो करेंगे क्लास, देखो हाँ मन आ गया ना, मूड आ चुका है खिंचा देंगे इसको। देखो क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगुल बजाना है ना जी। देखो जर्मनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेकेंड वर्ल्ड होने में, उसमें हिटलर का क्या रोल है, नाइज्म का क्या रोल है, क्या कॉजेस क्या फैक्टर्स रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। ये जो बोले ना पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट जर्मनी के लिए, कहा जी आप तो बड़ा हीरो है, आप ये है, यानी कि सब बाबू घुटना टेक रहा है जर्मनी के आगे पीछे। जर्मनी उतना आगे नहीं बोले थे कि नहीं बोले थे, क्लास में बताए थे, क्लास में पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट के बारे में। वही चीज़ है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी रीजन बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ज़्यादा नूनू बाबू करोगे, आप कोई तुम्हारा बात नहीं मानेगा तो खुन्नस होगा तुमको, बोला कि अरे यार क्या है तलवा चाटेंगे उसका, हम तो खुद वेस्टर्न कंट्री है, हम खुद कैपिटल ब्लॉक है, तबाह नहीं कर देंगे उसको। तुमको बोलेंगे तो बाबू आ जाना, ठीक है ना क्लास, तुम टेढ़ा हो कि नहीं आया, तो हम बोले कि हो कोई बात नहीं है, आ जाओ, हम समझते हैं तुमको बुद्धि नहीं है, मेरा दायित्व है तुमको एजुकेट करना, तुम नहीं आए। फिर अगला दिन भी नहीं आया, फिर हम बर्दाश्त किए, हम बोले बाबू जंग चलेगा, भागो यहाँ से अब तुम दिखाओ हमको, तुम जाओ अपना। यही नहीं होता है, आदमी बर्दाश्त करता है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट करता है, वो अगले वाले को वो करना चाहता है, पुलाना चाहता है उसको, मगर समझ ही नहीं रहा है वो। तो बाबू आओ आमने सामने देखते हैं कितना दम है, दिखा देते हैं तुमको, और उसके बाद बोलेंगे, एक साल बाद बोलेंगे कि एक तो ऐसे लिख के दिखाओ हमको, उसमें जब हाथ कांपना शुरू कर देंगे, बस बाहर गए तुम, सरेंडर ऐसे चित पर चिता हुआ है, उसके बाद डबल फीस भी बढ़ा दिया, बोले एडमिशन भी नहीं होगा, भागो यहाँ से। एक नया वर्ल्ड वॉर हम क्रिएट कर दिए यहाँ पर देखो देखो समझ गए ना पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट क्या होता है, अपीसमेंट। बाबू देखो मजाक चीज़ नहीं है, जिस तरह मोरक्को क्राइसिस तुम लोग को बताया गया, बाल्कन का बताया गया, तो स्पेनिश सिविल वार भी हुआ था। कोमल तुम रिलेट कर सकते हो, स्पेन में बहुत 1713 यानी कि बहुत पहले भी हुआ था स्पेन में, जिब्राल्टर का जो केस बताए थे सुभाष। अभी बात कौन सा 20वीं सेंचुरी का बात है, ये वार हुआ 1939 में, बहुत रिसेंट बात है, तब हो रहा है। हिटलर राइज कर चुका है, ग्रेट डिप्रेशन जा चुका है, इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर चुका है। क्यों? रूजवेल्ट ने रिवाइव करवा दिया इकोनॉमी को 3 आवर्स से। तो स्पेनिश सिविल वार भी एक रिहर्सल था सेकेंड वर्ल्ड वार का। बाबू जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था ना, उसका प्रोटोटाइप समझते हैं, छोटा वाला, वो हो रहा था स्पेन में। तो स्पेन में सब चेक कर रहा था अपना शक्ति प्रदर्शन, रिहर्सल है, इसलिए कहा पूछा जाता है, ये ऑप्शनल पेपर में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन कि स्पेनिश सिविल वार रिहर्सल है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, और उसी को मैग्नीफाई कर दिया तो सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। उसका असर क्या पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार का, और उसके बाद जो तुम्हारा लीग ऑफ नेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का बना था बाबू, वो तो बर्बाद हो गया। यदि वो कारगर होता तो बात नहीं होता, बता चुके थे तुमको। आगे देखो बढ़िया मजा आएगा। देखो
पहला वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 18 तक। फिर वो अभी तक क्या क्या पढ़ा है, देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तुम लोग को देखते रहो। फिर हम जाने कि दो वर्ल्ड वार के बीच में क्या स्थिति रहा है। उसी में पॉलिसी ऑफ अबेसमेंट आया था, वेस्टर्न वाला लोग तेल लगा रहा था उसको, स्पेशली जर्मनी को, इटली को भी, मगर जर्मनी को ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये लोग राइज हो रहा था, ये लोग राइज हो रहा था, ये लोग को डर लग रहा था कि हमको क्रश ना कर दे। समझ में आ रहा है कि तुमको राइज हो रहा है, तो समझ रहे हो ना, कोई बहुत पावर में राइज कर रहा है, तो बोलते हैं ना उगता हुआ सूरज को प्रणाम करता है ना सब लोग, वही अभी उग रहा है इसे। तो पॉलिसी ऑफ अबेसमेंट कर दिया। ये तुम्हारा क्या हुआ, दो बड़ा वर्ल्ड वार के बीच में ये हैपनिंग सब है। इस पीरियड में जानते हो क्या क्या नहीं हुआ है, ये जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तुम्हारा पीपीसी हुआ था, इटली उठा, नाइज़म उठा, है ना, हिटलर उठा, टीटीएफ वर्सल, क्या नहीं हुआ है सब जानते हो। उसके बाद क्या हुआ कि एक लीग ऑफ नेशन भी हुआ है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, नाटो टाइप का बना वहाँ पे। मिलिट्री अलायंस वही, क्यों? क्योंकि चाहता था फ्रांस, कभी जर्मनी घुर के नहीं आए, नहीं देखे हमको, उसको पूरा क्रश करना चाहता है, क्योंकि जर्मनी पहले क्रश कर चुका था फ्रांस को, ठीक है। इसलिए कलेक्टिव, यही नाटो का मतलब ही था कि कलेक्टिव करेंगे ताकि हम दूसरे को वो करेंगे। नाटो लाइक नाटो है, नाटो नहीं है, नाटो बाद में हुआ है, बस नाटो एग्जाम्पल देने के लिए विद्यार्थी को बताए थे, क्योंकि नाटो बहुत फेमस है, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर लाइक लिखे हैं वहाँ पे, समझो। लीग ऑफ नेशन वहाँ फेल्ड हो गया है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट पावर्स नहीं चाहता था, क्योंकि यूएस, जर्मनी, इटली, रसिया, ये लीग ऑफ नेशन में था ही नहीं। यूएस नहीं था बाबू लीग ऑफ नेशन का पार्ट, जर्मनी नहीं था, इटली नहीं था, रसिया नहीं था, वो था ही नहीं उसमें। तो ये झुटपुटिया वाला ये सब फ्रांस ब्रिटेन में से क्या होता है, अभी देखते हो जैसे यूएस निकलता है तो सिस्टम में खत्म हो जाता है, जानते हो ना, WHO से निकला तो कितना बड़ा हंगामा हो गया। तो जो प्रोमिनेंट कंट्री है वही हिस्सा नहीं रहेगा, वही बात नहीं मानेगा, तो वर्ल्ड वार तो होना ही है। फिर खाली 3-4 लोग संगठन बना लिया और बोल रहे कि लीग ऑफ नेशन बन गया और हम रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्फिडेंस लेना होगा वर्ल्ड वाइड आपको, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जब बनाता था इसमें सबका कॉन्फिडेंस था। देखो उसके बाद देखो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी, वही इच्छा है फ्रांस को सिक्योरिटी लेने का, इसलिए तुम्हारा वो इतना बड़ा तुम्हारा सिक्योरिटी टाइप का अलायंस बनाया गया ताकि जर्मनी को क्रश रखेंगे। जो डरता था कहीं को भी उठ के फिर हमको खंजर ना घोप दे जर्मनी। दोनों का बाबू इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन रहा है शुरू में दोनों का। और देखो आज देखो मिसाल है कि यूरोपियन यूनियन का दोनों बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि ये लोग समझ गया, पता है ये लोग समझ गया कि लड़ाई करने से फ़ायदा नहीं होता, इसलिए जब समझ गया ना तब एक साथ आ गया सब, यूरोपियन यूनियन का मिला एक साथ अपना पावर बढ़ा दिया। यही होता है बाबू, अनुभव बड़ा चीज़ होता है ना, अनुभव। क्योंकि बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हम अपने से लड़के बर्बाद हुए, सेकेंड वर्ल्ड वार भी अपने से लड़के बर्बाद हुए, अब नहीं करेंगे वार यार, एक साथ मिलकर रहेंगे, उसी का रिजल्ट यूरोपियन यूनियन में है। कुछ भी हो सकता था यार, कुछ भी हो सकता है। देखो अब तुम्हारा हो गया बात खत्म, अब तुम्हारा नया चीज़ आ रहा है। देखो ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल बॉर्डर है, मेन रीजन है कि हिटलर ने रसिया को इंक्लूड नहीं किया था, वो पहले बता चुके, तुम लोग को कन्वर्ट नहीं कर पाया था रसिया में भेज तो दिया था। जर्मनी चाहता था कि रसिया को भी साम्राज्य हम जता लें, क्योंकि रसिया का इधर वाला जो था पॉपुलेशन वो भी तो जर्मन था, यूक्रेन की तरफ खींच दो, जो जर्मनी को जाकर टच कर देता। रसिया बहुत बड़ा था यार, अभी 1991 में ये फिगर बना, ये बहुत बड़ा था। तुम देख रहा है जो अलास्का तो देख रहा है, तो यूएस का पार्ट है, रसिया खरीदा है यूएस ने, बोल बात कहीं का, समझा? इतना बड़ा रसिया था, रसिया यहाँ पे आकर टच कर रहा था, समझा? इतना बड़ा है, वहाँ सब बंजर जमीन है, खुश मत हो। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे कि तुमको ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटोन, अब इसमें देखो क्या दो पावर क्या होगा, तो अब एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर नाम अलग हो गया। एलाइड पावर में देखो वही ट्रिपल एंटोन तो वाला, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस एक साइड, रसिया बाद में आया है इसमें। एक्सिस पावर में जापान, क्यों? जापान का खुन्नस है यूएस से, तो बोला पहले ही बोल दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही बोल दिया कि जापान को कंट्रोल करने के लिए दो। जापान खूब उछल रहा है क्योंकि वो इंडस्ट्री बहुत बढ़ रहा है वहाँ पे, तो उछल रहा था वो, तो उसको चाहता था पैसिफिक पे। अब पैसिफिक में साम्राज्य करे मतलब यूएस को साम्राज्य करना हुआ फिर, और यूएस तो चाहेगा नहीं ये चीज़ हो,
तो क्या है, जापान का राइवल पावर यूएस है और इटली एंड जर्मनी दे वर नॉट यूनाइटेड। अब देखो, अब हकीकत में ये ऐसा है कि दुश्मन दुश्मन वाला जो कहानी नहीं बोलते हैं, अब कभी नेचुरल एलाई रहा ही नहीं जापान, तो कभी जापान क्यों आएगा जर्मनी के साथ, कुछ आंसर ने कहा है, कोई मतलब ही नहीं उसको, बस जब वार हुआ तो लेना पड़ा एक साइड, कि कॉमन एनिमी आ गया इस साइड, तो इसलिए इसमें एलाइज नहीं है, एक्सिस पावर है। एलाइज तो ये नेचुरल एलाइज तो ये वाले लोग हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और इंग्लैंड। जापान मिलिट्रिज्म बढ़ा दिया, जापान का मिलिट्रिज्म चल रहा है, पैसिफिक पे रूल करना चाहता है, साउथ ईस्ट एशिया में गंद मचा कर रखा हुआ है कॉलोनी बना के, समझे ना। मंचूरिया में बाबू चाइना का हालत खराब, अरे बाबू बलात्कार करता था ये लोग, बता देते, इसलिए बहुत बुरा हिस्ट्री रिकॉर्ड है मंचूरिया, जो कि तुम्हारा चाइना का है बाबू, चाइना का दबा कर रखा, चाइनीज लोग का हालात खराब जापानीज लोग करके रखा था, इसलिए अब भी गुस्सा है दोनों के बीच में, बट ट्रेड है, क्या करोगे, क्या नहीं हुआ है, बहुत यात्रा, बहुत ही हीनियस क्राइम किया है जापानीज ने, इतिहास गवाह है इस चीज़ का, वर्ल्ड हिस्ट्री बताते हैं ना तुमको, उसमें ऑप्शनल में इसको बहुत खोलना पड़ता है, तो बहुत मैग्नीफाइड करके बोलना पड़ता है, ये सब चीज़ तो है तुम्हारा उसमें ना, ऑप्शनल में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसको तो खोल के बताना पड़ेगा ना। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ, कॉमन फाइट एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर, समझ में आ गया। ये कब तक हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी, इटली, जापान को मार दिया गया, खत्म फिर से जर्मनी, ठीक है। एंड देयर वाज अ राइज अप। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन जीता है, भले ही फ्रांस जीता है और इकोनॉमी खत्म, ओनली टू पावर सर्वाइव। कैपिटलिस्ट ब्लॉक से यूएसए हमेशा बोलते हैं हम क्लास में, और इधर से सोशलिस्ट ब्लॉक से यूएसएसआर। अब ये दोनों के बीच में पंगा होगा दुनिया में कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, और ब्रिटेन को अब ठंडा दिया। अब कैपिटलिस्ट ब्लॉक का जो झंडा आगे लेके जाएगा वो यूएसए होगा। अब ठंडा हो गया ब्रिटेन, सब ठंडा हो गया। बताएंगे तुमको कैसे ठंडा हुआ है, कुछ दिन में समझाएंगे तुमको। तुम तो बोले ही थे कि चौप शांत रहो, देखो कैसे लिखा रहेगा, देखते रहना तुम, कोई रेफरेंस है उस हिसाब से बोलते हैं। हमको बोलने में खूब मज़ा आता है, क्यों, जिसके कोख से जन्मे उसी को आपने नीचे कर दिया। और अभी तक देखो हेजीमोनी, और 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो अकेला लोन पावर उठ के चल दिया यूएस से, हम हैं, पहले भी हम ही थे, मैं हमको रिकॉग्नाइज नहीं करता था, आप यूएसएसआर को बोलते थे, अब तो यूएसएसआर टूट गया, बात खत्म हो गया, वो कंट्री फॉल कर गया पूरी तरीके से, हम हैं। और अभी क्या बोलता है कि जी हम भी तो है चाइना। तो पावर शिफ्ट देखते हो हिस्ट्री में कैसे पावर शिफ्ट होता है। अब आगे देखो, हो सकता है 2050 में इंडिया ही बोले कि हम भी तो है, मगर 2050 का बोल रहे हैं, 2050 में हम लोग थर्ड इकोनॉमी बनेंगे, देखते रहेंगे, बिकॉज ऑफ आवर मार्केट। देखो, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये बता चुके हैं, देखो जर्मनी, इटली, जापान डिफीटेड, यूएस का उदय हुआ और यूएसएसआर का भी उदय हुआ, ठीक है। ब्रिटेन डिक्लाइन हो गया, काहे का सुपर पावर अब हो गया, स्टेटस को चेंज हो गया, अब सुपर पावर बन गया यूएसए और यूएसएसआर। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स रहा है जिसकी वजह से इतना बड़ा चीज़ हुआ है। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना मतलब मजाक चीज़ तो नहीं है। देखो हिटलर का राइज, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पहला वर्ल्ड वॉर रीजन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का, क्यों, प्रतिशोध का बदला। हिटलर का राइज होना, उसके रोल को राइज होना, नाजिज्म, जर्मनी का राइज होना, एक ही बात है, जर्मनी राइज हुआ, नाजिज्म, हिटलर, एक ही बात है, वो चीज़ अलग अलग लिख के बताए हैं। ग्रेट डिप्रेशन भी रीज़न है, तो बोले थे ग्रेट डिप्रेशन बाद में जाकर इम्पैक्ट किया उस चीज़ को, लीग ऑफ नेशन का फेल कर जाना। अब देखो, अब थोड़ा सा जानकारी तुम लोग के लिए यहाँ पे है कि लीग ऑफ नेशन बना था ताकि वो वार को कंट्रोल कर सके, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कोई ऐसा भीषण वार ना हो, पीस मेंटेन हो सके, सिक्योरिटी मेंटेन हो सके वर्ल्ड में। और कब बना ये, 10 जनवरी 1920 को, और ये भी प्रोडक्ट था पीपीसी का ही, यानी कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का ही था। बात समझे, मगर ये फेल्ड हो गया, क्यों, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। अनफॉर्चुनेटली जो हॉस्टिलिटी, जो एंगरनेस, जो मतभेद है, ठीक है, ये ग्रोइंग हो रहा था, बढ़ रहा था दोनों खेमे में, दोनों कैंप्स में, वही एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई वहाँ पे था ही नहीं कि जो रोक सके, क्यों, तो बोले हैं लीग ऑफ नेशन में बड़ा बड़ा नेशन ही उसका पार्टिसिपेट नहीं था, तो काहे तुमको रोकेगा वो,
तो विच कुड ब्रिंग द लीडर्स ऑफ द टू कैंप्स, ताकि ये इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म था ही नहीं, तो कहाँ दोनों का पक्ष का, दोनों का अलग अलग नेता को एक मुख्य धारा में रखे, रख ही नहीं रहा, कॉपरेशन ही नहीं हो पाएगा तो भाई वार हो जाएगा, सिंपल बात है। तो इसलिए प्रैक्टिकली डेट हो गया लीग ऑफ नेशन, और इट हैड कॉज टू एन एग्जिस्ट इफेक्टिव पॉलिटिकल फोर्स आफ्टर हार फेलियर क्वेश्चन ऑफ मंचूरिया। देखो हुआ क्या था कि मंचूरिया और इथोपिया ये भी बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। यहाँ पे कई दूसरे पावर लोग अपना दिखा रहे थे, दमखम दिखा रहे थे, लीग ऑफ नेशन ये पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए। जैसे मंचूरिया पे जापान, मंचूरिया तुम्हारा चाइना का हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा है, और उसमें बोले ना अभी जस्ट तुमको तबाह करके रखा था, हीनियस क्राइम कर रहा था, बहुत गंदा काम किया जिसको तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब सब बोला कि लीग ऑफ नेशन है तो काम आएगा जापान को रोकने के लिए, तो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाया लीग ऑफ नेशन। इथोपिया में भी क्राइसिस हुआ, उसमें भी लीग ऑफ, तो कहा है तुम बना है तो भागो यहाँ से। तो अभी भी बात होता है कि नहीं कि यूनाइटेड नेशन 20वीं सदी के हिसाब से चलता है, 21वीं सदी के हिसाब से चलना चाहिए, इसलिए परमानेंट मेंबर को बढ़ाने का बात किया आता है ये, समझे ना बात को। क्योंकि जैसे ही समय बीतेगा तो नए नए चीज़ आएंगे, नए नए चीज़ आएंगे तो नया बुद्धि आना चाहिए, नया प्रोग्राम और पॉलिसी होना चाहिए उसके हिसाब से, और गरीब में। तो वहाँ पे मंचूरिया का जो प्रश्न था और तुम्हारा जो इथोपिया का जो प्रश्न था, यही कहीं ना कहीं यही प्रश्न खा गया लीग ऑफ नेशन, क्योंकि सुलझा नहीं पाया इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर डोमिनेंस था दूसरे पावर का। क्या था? तो आगे देखो, बोथ स्मॉल एंड बिग स्टेट लॉस देयर कॉन्फिडेंस। जो छोटे छोटे देश थे, बड़े बड़े देश थे, क्या फालतू का लीग ऑफ नेशन, नाम के लिए बेकार का चीज़ है। तो उसको बोला कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, बिगुल बजा दो विद्रोह का, हो गया वर्ल्ड वॉर। पार्टी शुड हैव ट्रायल, कुछ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि वेरी पीपल एट कुड वर्क फॉर सक्सेस। बहुत कम लोग सहयोग किए हैं लीग ऑफ नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी ऑनेस्ट नहीं थे, सब लोग सब बेकार थे, सब वो बनियागिरी कर रहा था बैठ के वहाँ पे, कुछ ढंग का काम नहीं कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे ढंग का काम करना मतलब क्या हुआ? बड़ा बड़ा क्राइसिस को बचा देना। जैसे अभी यूनाइटेड नेशन भी पूरा फेल है, सीरिया कहाँ बचा पाया, वो यमन कहाँ बचा पाया, बड़ा बड़ा बात करता है, ये भी फेल ही एक तरफ से। इस कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो दे ऑल ट्राइड यूज टू रिसीव देयर बेस्ट, और जितना लीग ऑफ नेशन में जो भी था बाबू अपना इंटरेस्ट के लिए सब बैठा हुआ था, अपना अपना इंटरेस्ट के लिए, जग कल्याण का कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब यूएस पार्टिसिपेट नहीं किया था, जर्मनी ज्वाइन किया था, वहाँ लेफ्ट हो गया, खत्म हो गया। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम भी ज्वाइन किया था। ये तीन को झुटपुटिया कंट्री ज्वाइन करने से क्या होता है, समझे? वर्ल्ड बड़ा है, लीग ऑफ नेशन का बात है, तो ये वीक ऑर्गेनाइजेशन था, समझे? तो जो अब इसमें समझोगे, क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम, क्या रीजन थे जिसकी वजह से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो लीग ऑफ नेशन का फेलियर, स्पेशली मंचूरिया वाला सब क्वेश्चंस को लेके और इथोपिया वाला क्वेश्चन लेके, और वहाँ पे बिग और स्मॉल स्टेट से कॉन्फिडेंस जीत नहीं पाया, तो वर्ल्ड वार हो गया, कोई अल्टरनेटिव नहीं है लड़ने। दूसरा है कि सिक्योरिटी क्वेस्ट, यानी कि जो इच्छा है सिक्योरिटी के लिए, तो उसके वजह से उसके वजह से फ्रांस ने कितना प्रॉब्लम दिया है जर्मनी को, और वो प्रॉब्लम दिया तभी तो नाजिज्म उठा है ऊपर। तो वही लिखा है देखो कि बेसिकली जो सिक्योरिटी का जो क्वेस्ट था, क्वेस्ट मतलब क्या होता है, किसी तरह हमको सिक्योरिटी चाहिए, हाथ बोलते ना कि इतना, वो क्वेस्ट मतलब होता है कि बाबू लालची, लालची क्वेस्ट मतलब लालची, समझे ना? जो सिक्योरिटी का जो लालचीपन दिखाया फ्रांस ने, और इसकी वजह से जर्मनी को आइसोलेशन में रखा है, तभी ना वहाँ उदय हुआ है हिटलर का, बात समझ रहे हो ना? तो यही लिखा गया है यहाँ पे देखो कि बेसिकली जो क्वेस्ट था सिक्योरिटी फ्रांस के लिए, और ये चीज़ तुमको दिखा पीपीसी में भी, और ये डायरेक्ट उस समय ही दिख गया कि पक्का बाद में वार होगा, जर्मनी उठेगा, वार करेगा ही करेगा, ठीक है। और यही चीज़ हुआ क्योंकि जर्मनी का अगेंस्ट बात हुआ था, और लीग ऑफ नेशन भी उन्हें से किसी फॉर्म हुआ है, बट इट फेल्ड। जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गया वो लीग ऑफ नेशन। रसिया जर्मनी ज्वाइन नहीं किए, तो वही सेम बात दोहराया जा रहा है यहाँ पे। जर्मनी कुड बी अ थ्रेट टू सिक्योरिटी फॉर दैट। अब देयरफॉर जर्मनी को जब तुम आइसोलेट किया है, जर्मनी जब उठेगा तो जो भी तुम यातना दिए जा रहे हो लीग ऑफ नेशन के द्वारा, बेल्जियम के द्वारा, घेरेगा एक दिन ये सब बदला। वो बदला तो धड़क रहा है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फ्रांस वॉज द फोरमोस्ट नेशन फॉर सिक्योरिटी, देयरफॉर फ्रांस वांटेड गारंटी, क्योंकि फ्रांस चाहता था गारंटी हमारा सिक्योरिटी को। क्यों? कभी भी जर्मनी आकर हमको मार देगा, फिर से हमको चाहिए, ठीक है। उसको डर था कि ईस्टर्न फ्रंटियर को लेके आ जाए, इसलिए उसने साइन किया था ट्रीटी
पोलैंड के साथ, रोमानिया के साथ, यूगोस्लाविया के साथ, समझे, बाल्कन स्टेट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बाद में जाके खराब हो गया। लोकार्नो पैक्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। देखो लोकार्नो पैक्ट क्या है? ये पैक्ट समझौता है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और बेल्जियम के बीच में, समझे। इसमें क्या हुआ था? अंडर दिस ट्रीटी दिस कंट्रीज वुड रिनाउंस वार अगेंस्ट ईच अदर एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस। लोकार्नो पैक्ट वाज फेल्ड। बोला था कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट वार नहीं करेंगे, वो फेल कर गया। वो पैक्ट वार से पहले ही साइन किया गया था। बोला कि हम एक दूसरे के ऊपर वो नहीं करेंगे, फेल कर गया। और द पैक्ट पेव द वे फॉर जर्मन आइसोलेशन, और जर्मन को आइसोलेट कर दिया गया। देखो इसमें कौन कौन थे? देखो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड बेल्जियम, ठीक है। इस ट्रीटी के हिसाब से क्या था कि कंट्रीज वुड रिनाउंस वार अगेंस्ट ईच अदर एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस, यानी कि सेल्फ डिफेंस छोड़ के बाकी में वो कुछ नहीं करें। रिनाउंस मतलब छोड़ देना, वार हम नहीं करेंगे एक दूसरे पे, बस सेल्फ डिफेंस के लिए अपना हम रहेंगे। वो तो रहता है, एलओसी में भी रहता है। भाई ये फेल कर गया और जर्मन आइसोलेशन हो गया। इट वॉज टू इस्टाब्लिश पीस इन यूरोप। ये एक्चुअली जो लोकार्नो पैक्ट हुआ था, ये एक शांति क्रिएट करना चाह रहा था यूरोप में। माँ ये फेल कर गया ये चीज़, ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते ईस्टर्न फ्रंटियर फ्रांस को। ये फ्रांस क्या बोल रहा है बार बार, हम नहीं दे सकते, जाओ जर्मनी हमारा बड़ा मार्केट है, हम नहीं दे सकते तुमको। जब नहीं दे सकते तो काहे लोकार्नो पैक्ट है, हटा देना उससे, हट गया ये लोग। क्यों? सब कंट्री का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो सभी कंट्री में। अब जर्मनी स्टार्टेड बिलीविंग इन ऑक्यूपेशन। अब सोचने लगा कि ईस्टर्न फ्रंटियर पे जब ब्रिटेन दिया ही नहीं, हेल्प नहीं किया, तो ईस्टर्न फ्रंटियर पे हम कब्जा जमाएंगे, फिर से फ्रांस को हराएंगे, समझ रहे हो ना। और जर्मनी वायलेटेड ईस्टर्न ऑर्डर्स, वो ईस्टर्न ऑर्डर्स को वायलेट किया और पोलैंड को इन्वेड कर दिया। पोलैंड को कैप्चर कर लिया 1939 में, और वहाँ से ट्रिगर हो गया सेकेंड वार। यही इमीडिएट रीजन पोलैंड। हाँ पोलैंड, ईस्टर्न फ्रंटियर बोला ना, ईस्टर्न फ्रंटियर नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहा है? देखो फ्रांस कहाँ है? यहाँ है। ये बोला कि भाई किसी तरह रोको जर्मनी को, ठीक है, हिटलर बढ़ रहा है। अब ये बोल रहा है कि लंदन बोल रहा है, ये इंग्लैंड बोल रहा है, ये ब्रिटेन बोल रहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं वो चीज़, हम नहीं कर सकते हैं। जब जैसे ही मौका देखा 1939 में पोलैंड को हथिया लिया जर्मनी ने। और जब पोलैंड को हथियाना मतलब रसिया के बहुत करीब आ जाना, क्योंकि पोलैंड के बाद रसिया शुरू था, यूएसएसआर शुरू था, समझे। और 1939 में देखो पोलैंड को ले लिया, तो इमीडिएट रीजन बन गया सेकंड वर्ल्ड। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, फाइट होगा, अब फाइट होगा केवल, समझे। तो जर्मनी स्टार्टेड बिलीविंग, देखो जर्मनी क्या है, वो सोचना शुरू कर दिया कि हाँ हम ईस्टर्न फ्रंटियर को अब ले सकते। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने मना कर दिया, ब्रिटेन अपना मिलिट्री रखेगा नहीं वहाँ पे, और ब्रिटेन तो पावरफुल है, जितना भी है तो पावरफुल है ना। जर्मनी वायलेटेड ईस्टर्न ऑर्डर, वायलेट कर दिया और पोलैंड को घेर लिया 1939 में, जिसकी वजह से इमीडिएट रीजन हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और उसके बाद देखो, समझ गए ना बात को। तो लोकार्नो पैक्ट के बाद और क्या घटना घटे हैं, उसके बाद देखो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। मैं रीजन बता रहा हूँ जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। अब क्या, जो अपीजमेंट का जो पॉलिसी था, नूनू बाबू करने का जो पॉलिसी था वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, ये भी रास नहीं आ रहा, और ये कहीं ना कहीं ये और मजबूत कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रास्ते के लिए। देखो क्या हुआ 1930 में, ये पॉलिसी जो बना था, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये इसलिए किया गया था कि जब एग्रेसिव पॉलिसी जो जर्मनी का और इटली का बढ़ रहा है उसको हम काउंटर कर सकें, ये लोग को बोल सके कि यार शांत रहो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वही है, क्योंकि डिक्टेटरशिप, जब डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो, देखो एक झुटपुटिया कंट्री तुम्हारे यहाँ नॉर्थ कोरिया है ना, ये भी डिक्टेटर है, तो इसको भी डर लगता है, यूएस को भी डर लगता है। जब वहाँ का जो तुम्हारा जोंग है, वहाँ का किम जोंग है ना, जब यहाँ पे तुम्हारा जो हाइड्रोजन बम का परीक्षण करता है, तो यहाँ तक बात हो जाता है। और ये कितना बड़ा कंट्री है, ये कितना छोटा कंट्री है, फिर भी डर जाता है, कभी भी गिरा सकता। डिक्टेटर है, ये भी कभी भी कुछ कर सकता है, डिक्टेटर है, उसको क्या मतलब, पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है, वो तानाशाह है, मतलब नहीं है, हम मरेंगे सबको मार देंगे। और लोकतंत्र में तो लोग सोचता है कि लोग कुछ हो गया तो बहुत बड़ा बात था, और गेटिंग मी, तो विचारधारा है। तो 1930 में ये पॉलिसी इसलिए लाया गया था ताकि एग्रेसिव जो डिज़ाइन हो रहा है इटली में, जो पॉलिसीज बन रहे हैं, डिक्टेटर का जो इस्टेब्लिश हो चुका है, उसको थोड़ा सा हम काउंटर कर सकें, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो अपीज मिलिट्रिज्म इन जापान। हाँ, जापान का भी यही हाल था। जापान को भी बोला जा रहा है कि भाई शांत रहिए ना,
और वो मंचूरिया पे अपना पूरा हो वाला किए जा रहा है, पूरा डिस्को कर रहा है वहाँ पे। साउथ ईस्ट एशिया में किसी को समझ ही नहीं रहा है कुछ। यही तो कारण था कि यहाँ पे इंग्लैंड को खदेड़ के भगाया गया। अंडमान निकोबार इंग्लैंड ब्रिटेन ने बहुत कब्जा किया था और इससे फायदा हो गया सुभाष चंद्र बोस को। समझ रहे हो ना, यही घटना इंडिया में क्या हो रहा है उस समय वो बता रहा हूँ, समझे। देखो जो दो बिग पावर्स थे ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, और जर्मनी और इटली सफर्ड बैडली बिकॉज ऑफ हार्श ट्रीटी। जानते हो ये बिग पावर्स के वजह से जर्मनी और इटली बहुत पूरी तरीके से फंस चुका, खत्म हो चुका था, वही बार बार आ रहा है पीस वाला, ठीक है। तो इसलिए ये लोग चाहता था कि हमने जो PPC में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में सच में ही हम लोगों ने बहुत खराब काम किया है, इन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है मन में, नहीं तो डिक्टेटर बनता ही नहीं ये लोग, हमने कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिलेशन कर दिया। तो अब पश्चाताप हो रहा है, तो ला रहा है कुछ नया चीज़ ला रहा है उसको खुश करने के लिए, अपीज़मेंट। तो वही रियलाइज़ कर रहा है बिग पावर, समझे ना, कि बैडली हो गया ये, इसलिए वहाँ इनजस्टिस हो गया उन लोग को, इसलिए अब रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कुछ फेवर देना होगा, कुछ कंसेशन देना होगा उसके लिए, समझे ना। मामा शकुनी वाला चाल है बाबू, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता है, मार भी देगा क्या। जज ब्रूस जाके ये तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जज ब्रूस जाके अफगानिस्तान में तबाह मचा दिया ना ओसामा बिन लादेन की वजह से, कहाँ उसको रिग्रेट है, कुछ रिग्रेट नहीं है, उसने कुछ से कुछ करवा दिया। रिग्रेट नहीं होता है यार, लोग कहाँ है रिग्रेट होगा, कुछ रहेगा, आदमी मरे आई डोंट केयर, ठीक है। यहाँ पे खाली झूठों का अलग ही विचारधारा होता है, समझे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विक्टर पावर को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जानते हो तुम लोग, इसलिए पॉलिसी पर अपीसमेंट लगाया गया ताकि एग्रेसिव इटली और जर्मनी को हम थोड़ा काउंटर कर सकें। बिकॉज ऑफ द पॉलिसी जर्मनी इटली क्या है, बिकम वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि भाई रोकना चाहिए था, तो आप और उसको दे रहे हो, संतावना दे रहे हो, तो और इमोशनली और ऊपर बैठेगा। अब बुझा रहा है तुमको, अभी और बढ़ेंगे आगे और खत्म करेंगे तुमको, क्या पूछता है तुम, समझ रहे ना, समझ रहे हो ना। तो आप देखो और मनोबल बढ़ा दिया ये लोग का आगे बढ़ने में, वही बोल रहा है कि बिकेम वेरी पावरफुल। ये पॉलिसी की वजह से जर्मनी और इटली और ऊपर बढ़ गया। एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम दे डिड नॉट केयर अबाउट एनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कोई मतलब नहीं कुछ दुनिया से। और यही जो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। अब बाबू तुम उस दिन पूछ रहा था कि जापान के बारे में बताइए, तो देखो गंद मचा के रखा था जापान ने पैसिफिक में। जापान बहुत पावरफुल कंट्री है नो डाउट, फार ईस्ट में 20th सेंचुरी में 20वीं सदी में राजा था, और ऐसा भी कुछ नहीं इसके सामने ऊपर आए। क्यों? अरे भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके पास पैसा है, इसका सामान बिक रहा है यूरोप में, पूरा कब्जा करके रखा है, कॉलोनी है इसका भी, मंचूरिया कॉलोनी है, साउथ ईस्ट एशिया कॉलोनी है, क्या चाहिए तुमको और। जापान मिलिट्रिज्म कहीं ना कहीं ये रीजन है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है इधर के हिसाब से। इतना तुम बढ़ गया तो भाई रोकना पड़ेगा ना, बोल रहे थे तुम रुक ही नहीं रहा है, फोड़ दो बम हिरोशिमा और नागासाकी में, शांत हो जाएगा अपने आप। समझ रहे हो क्या हुआ है हिस्ट्री में। और सब आंसू बहाता है यहाँ पे कि जापान के ऊपर न्याय नहीं हुआ। मानते हैं कि न्याय नहीं हुआ, मगर जापान को कंट्रोल करना जरूरी था उस समय। बहुत सारे फैक्टर्स जो मिलिट्रिज्म तुम्हारा बढ़ा है जापान में। जापान लाइक इटली ओवर पॉपुलेशन फेस कर रहे थे। जापान क्या बोला, जापान को चाहिए था फ्रेश लैंड। जानते हो कि जापान में कहीं बताए थे, जापान में बाबू जब जाओगे ना होटल में, तुमको एक काठ में सोने के लिए देगा, बहुत छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है, लैंड का कमी है। इंडिया में ही तुमको इतना अच्छा मिलेगा यहाँ पे, बताए थे कभी का। जापान में होटल में जाओगे ना बाबू, तो तुम्हारे हाइट का एक तुमको कपबोर्ड दे दिया जाएगा, सो हो गया बस, तो वही तुम्हारा घर हुआ। क्यों? जमीन का कमी है, पॉपुलेशन राइज है, तो इसलिए आप पॉपुलेशन राइज हो रहा है तो उसको चाहिए कॉलोनी पॉपुलेशन को रखने के लिए अपना, तो गंद मचा देगा मिलिट्रिज्म का। और गेटिंग में तो वही बोले कि तुम्हारा क्या है कि ये ओवर पॉपुलेशन हो रहा था, इसलिए जापान को फ्रेश लैंड देख रहा था जापान की, कहाँ है भाई हम जहाँ कहाँ से कब जाएँ। देखो मेजी के एरा में, देखो पहले ही बता चुके हैं ना कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो मेजी रूलर्स के बारे में जिक्र किए थे क्लास में। मेजी के एरा में ही जापान ने गजब का इंडस्ट्रियलाइजेशन विटनेस किया है, तुम लोग जानते हो इस चीज़ को, क्योंकि ऊपर उधर से कमांडर आए थे यूएस से, जिन्होंने वो शर्ट और वो तुम्हारा जो एस से नाम था बहुत, हाँ ओपन हो रहा है, बिल्कुल वेरी नाइस। देखो
तो जो मेजी एरा के समय में जापान इंडस्ट्रियलाइजेशन को विटनेस किया, बट रॉ मटेरियल्स वाज नॉट अवेलेबल टू जापान। तो रॉ मटेरियल्स को अवेलेबल करना है तो कॉलोनी बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत महंगा देगा वो। देखो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि रॉ मटेरियल चाहिए ताकि उसकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। इसलिए जापान देख रहा था कि एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर योर मार्केट, मार्केट में भी चाहिए, इसलिए वो कॉलोनी चाहिए, इसलिए वो एक्सपांड करना शुरू कर दिया, इसलिए मिलिट्रिज्म आगे बढ़ गया उसका, समझे। अदर इमरजेंस ऑफ सोसाइटी, एक नया सोसाइटी वहाँ क्रिएट हो गया, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। ड्रैगन देखते हो चाइनीज़ और जापानीज़ के लिए आता है ना, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेशनिस्ट पॉलिसी, यानी कि जमीन बढ़ाते जाओ। ड्रैगन का मतलब देखो, ड्रैगन ऐसे फैलता है, उसका मतलब क्या है, वो सिंबल है, फैलना है, साम्राज्य को कैप्चर करना है, इसलिए चाइना को ड्रैगन बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। इससे क्या हुआ कि मिलिट्रिज्म बढ़ने लगा जापान में, देखते रहो वहाँ पे, देखते रहना। देयरफॉर जापानीज आर्मी स्टार्टेड एक्सपांशन, जापानीज का अपना बढ़ाना शुरू कर दिया, ऑक्युपाइड कर मंचूरिया को कर दिया, लीग ऑफ नेशन कुछ दे ही नहीं रहा है, तो मंचूरिया क्राइसिस हो गया वहाँ पे। जापान का एम था कि पैसिफिक रीजन पे हुकूमत करे हम, और इसकी वजह से अटैक पोल हार्बर पे अटैक हो गया। पोल हार्बर कहाँ पे है, देखो पोल हार्बर यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह समझे ना, यहाँ पे पोल हार्बर। तो बाबू जब पोल हार्बर पे अटैक कर दिया, यानी कि तुम यूएस पे अटैक कर रहे हो, नज़दीक है, दिमाग खराब हो गया उसका, यूएस का। बोला इतना बड़ा हो गया ये कंट्री, इतना मजाल कि हमारे टेरिटरी के बगल में फोड़ दो, दिखा औकात दिखाते हैं इसको कि हम कितना इंडस्ट्रियलाइज है, समझे। तो वही जब सबसे बड़ा बात हुआ कि जब पोल हार्बर पे जब अटैक हो गया था, तो भाई अच्छा नहीं लगा इन लोगों को बात, समझे ना। और उसके बाद जापान ने इम्पेरियल रेट तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया में भी दिया है, हम तो बोले हैं तुमको। इटली ने इथोपिया को भी कर दिया नेक्स्ट, बताओ इटली। अब देख रहे हो ये लोग कितना एक्सपेंसिव पॉलिसी कर रहा है, कौन सा पावर, एक्सिस पावर। देखो बाबू इटली है, इथोपिया कहाँ है, यहाँ पे, बताओ यहाँ से वहीं है, इधर, ठीक है। 1935 में, अब भाई 1935 इटली अनेक्स इथोपिया कर लिया, और इससे ब्रिटिश और फ्रांस को खुन्नस कहा जी, हम कॉलोनी बनाते थे, तुम झुटपुटिया देश, तुम बनाएगा कॉलोनी, भाई देखते हैं तुमको, समझे ना। और जबकि इथोपिया मेंबर था एलओएन का, एलओएन का इथोपिया भी मेंबर है, उधर तुम्हारा ब्रिटेन और फ्रांस भी है, और तुम अटैक करोगे तो ब्रिटेन और फ्रांस में चूल मचेगा ही मचेगा, सिंपल बात है। तो सी अपील टू इथोपिया बोला, देखो सी आया कि नहीं आया, देखो लड़की का जो सी होता है वो कंट्री के लिए आता है। देखो चूँकि इथोपिया मेंबर था लीग ऑफ नेशंस के लिए, तो उसने अपील किया नेशन में, लीग ऑफ नेशन में किया कि देखिए ये तो इटली हद कर दिया है, काहे अटैक किया, काहे एनेक्स किया हमको। तो लीग ने डिक्लेयर किया कि इटली एग्रेसर है, घोषित नहीं होता, ये टेररिस्ट है, ऐसे घोषित, ये एग्रेसर है, भाई पानी पिलाएंगे इसको हम, देखते जाओ, ठीक है। डिक्लेयर किया कि इटली एग्रेसर है, और ब्रिटेन और फ्रांस को आना ही होगा अब इसके लिए, क्यों, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में ब्रिटेन और फ्रांस सबसे पावरफुल है। तो तुम्हारा बहुत अप्लाइड सीरियस इकोनॉमिक सेंक्शन लगाया जाए इटली के ऊपर कि कोई ट्रेड नहीं होगा, और जब ट्रेड नहीं होगा तो वही ईरान वाला केस, कैटसा वाला, दिमाग को हुआ गया, जब दिमाग पूरी तरीके से ऊपर नीचे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो समझ आ रहा है ना। तो बाबू एक चीज़ से नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ से होता है। अब देखेंगे स्पेनिश सिविल वॉर में तो देखो ऊपर थोड़ा सा दिया गया है, देखो ये जो तुम लोगों को बताएंगे अभी, इटली अटैक किया इथोपिया को, क्योंकि इथोपिया लीग ऑफ नेशन का मेंबर है, रहा नहीं गया, फिर एग्रेसर उसको घोषित कर दिया लीग ऑफ नेशन ने, समझ गए बात, वही चीज़ है। अब देखो स्पेनिश सिविल वॉर, अब देखो ये तुमको बहुत अच्छे से समझना होगा इस चीज़ को। देखो बाबू क्या हुआ था, सिविल वॉर मतलब क्या हुआ कि अपने ही देश में गृह वार चल रहा है। देखो इसको बढ़िया समझना होगा। देखो वहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट था, समझे, और वहाँ पे एक रिपब्लिक गवर्नमेंट था, और एक ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट लोग आए वहाँ पे, एक अलग विचारधारा वाले लोग आए स्पेन में, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। जो रिपब्लिक गवर्नमेंट था वहाँ का, जो सरकार चल रहा था, मौजूदा सरकार था, सुनना बढ़िया से, ये चीज़ काम आएगा तुम लोग के लिए। 1936 का जो रिपब्लिक गवर्नमेंट जो था, उसका जो विचारधारा था वो कम्युनिज्म की तरफ था, यानी कि यूएसएसआर, वो सोशलिस्ट वाला। मगर ग्रुप ऑफ जो नेशनलिस्ट थे,
समझे, ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट का जो विचारधारा था वो थोड़ा डिफरेंट था। दोनों का विचारधारा जानते हो, विचारधारा डिफरेंट होने की वजह से दिक्कत हो जाता है। रिपब्लिक गवर्नमेंट का पहले क्या था, उससे पहले क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था, समझे ना। वह जो ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट था उसका विचारधारा वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट है, यानी कि दो जो टुकड़ी है, जो अपोजिशन में है उसका विचारधारा अलग है, जो सत्ता पे उसका विचारधारा अलग है। तो स्पेन में एक गलत बात हो जाएगा, स्पेन में आइडियोलॉजी डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो क्या किया, देखो अब देखो तुमको समझना होगा। तो जर्मनी और इटली ने ये जो ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट मतलब क्या है कि बाबू राइट विंग की तरफ, तो जर्मनी और इटली ने इसको सपोर्ट कर दिया, नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर दिया, और उसके लीडर थे, उसके जनरल फ्रैंकलिन थे उस समय, उसको कर दिया। और कहीं ना कहीं स्पेन में भी तुम्हारा फासिज्म का ही बात चल रहा था, मैंने बताया था कि स्पेन में भी तुम्हारा फासिज्म, क्यों, क्योंकि इटली से प्रभावित होकर गया स्पेन में भी। अब वो भी कंट्री फासिज्म की तरफ बढ़ना चाहता है, नाजिज्म की तरफ बढ़ना चाहता है, मगर कैपिटलिस्ट क्लास जाएगा नहीं ये चीज़। तो इसलिए कैपिटलिस्ट क्लास में जो फ्रांस और ब्रिटेन है उसने सपोर्ट कर दिया रिपब्लिक गवर्नमेंट को, क्योंकि रिपब्लिक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक में चुन के आया है। तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से अलग अलग कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, एक कंट्री को अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहा है। कोई रिपब्लिक गवर्नमेंट को कर रहा है जो ब्रिटेन और फ्रांस कर रहा है, और जो नीचे वाला जो नेशनलिस्ट उठ के आ रहा है, जो कि हो सकता है वो नाजिज्म की तरफ मूव कर जाए, हो सकता है वो फासिज्म की तरफ मूव कर जाए, तो उसको अपने इटली और जर्मनी उसको हेल्प कर रहा है। आइडियोलॉजी डिफरेंस। तो बाबू ये जो था ना, क्यों, क्योंकि यहीं पे यही स्पेन में, समझो यहाँ पे समझना होगा, इधर उधर देखो, ध्यान दो। तो यही जो स्पेन है, स्पेन में ही जितने पावर थे सब इन्वॉल्व हो गए जो लड़ेंगे। देखो आमने सामने यही हो गया, इसलिए स्पेन का सिविल वार को रिहर्सल कहा जाता है, क्योंकि यही सब पावर तो यहीं पे कंसंट्रेट हो गए। समझ रहे बात को। जैसे देखो इथोपिया का एग्जांपल दिए तो इटली का दिए, उसमें दूसरा पावर तो नहीं था, जर्मनी तो नहीं था, बट इसमें देखो जो मेजर पावर है वो सब इन्वॉल्व है यहाँ। इसलिए स्पेनिश का जो क्राइसिस था वही तुम्हारा क्या है कि एक तरह से रिहर्सल हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, यही रीज़न है कहने का मतलब। देखो और देखो जर्मनी और इटली ने टेस्ट किया वेपन्स यहाँ पे, समझे। अब आगे देखो, इसलिए जो स्पेनिश सिविल वार है ये रिहर्सल कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। इस सिविल वार में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, फासिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, वही नेशनलिज्म जो मैड रेसिज्म, मैड नेशनलिज्म मतलब फासिज्म या नाजिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है अभी ब्रिटेन और फ्रांस, क्यों, क्योंकि लोकतंत्र हुआ, इसलिए लोकतंत्र, कैपिटलिस्ट ब्लॉक कोई नहीं है, लोकतंत्र है, रिपब्लिक गवर्नमेंट है। इसलिए तुम तो बोलोगे कि सर कम्युनिज्म क्यों करेंगे, वो तो कैपिटलिस्ट क्लास है, इसलिए कर रहा है क्योंकि रिपब्लिक गवर्नमेंट है वहां पे। स्पेन में रे मूर्ख, देखो रिपब्लिक मतलब जो जनता से चुन के जाए उसको बोलते हैं रिपब्लिक, मूर्ख आदमी। तो डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, एक तानाशाही वाला होगा तो जर्मनी और उस पे वो जर्मनी और इटली करेगा, और जो चुन के जाए भाई विचारधारा कुछ हो मार्केट के लिए, आप कैपिटलिस्ट हो मार्केट के लिए या आपका सोशलिस्ट हो, उससे मतलब नहीं है। लोकतंत्र तो है आपके देश में, तो लोकतंत्र को बचाना होगा, समझ रहे हो। ये सब तो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तुला हुआ है वहाँ के नेशन में। स्पेन में भी लोकतंत्र खत्म होगा तो इसका समझते हो कि यूरोप पे कितना असर होता, ये फ्रांस को भी जाकर टच कर देता, ब्रिटेन को भी जाकर टच कर देता। अरे गेटिंग मी, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया था, रिपब्लिक यहाँ लिखा, देखते रहो वहाँ पे, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है वो कम्युनिज्म की तरफ है ना, बट देयर वाज अ ग्रुप नेशनलिस्ट थे वहाँ पे जो जनरल फ्रैंको के अंदर थे, वो अपोज कर रहे थे इस चीज़ को। तो वहाँ पे फासिस्ट आइडियोलॉजी बिलीव कर रहे थे जनरल फ्रैंकलिन जो थे। जर्मनी और इटली ने सपोर्ट कर दिया जनरल फ्रैंको को, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस ने तुम्हारा वो रिपब्लिक गवर्नमेंट ऑफ स्पेन को सपोर्ट कर दिया जो सत्ता पे था उस समय। दो इट वॉज नोटिफाइड दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉज अगेंस्ट। देखो यही तो बात कितना बढ़िया बोल दिए तुमको कि ये देखो, ये तुम्हारे मन में प्रश्न हो सकता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है मगर रिपब्लिक है ना, इंपॉर्टेंट रिपब्लिक है, जनता चुन के गया। देखो यहाँ बताओ दूरदर्शी मेरा, ये हम खुद क्वेश्चन सवाल किया और यहाँ पे पढ़ाए थे, हमने कहाँ देखा इस नोट्स को, देखो इसमें लिखा तो है कि दो इट वाज नोटिफाइड दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस वाज अगेंस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री से फिर भी बचाएगा क्योंकि रिपब्लिक है वो, समझे। इन दिस वार जर्मनी इटली टेस्टेड देयर वेपन्स, अपना वेपन चेक कर रहा है, और जनरल फ्रैंको वहाँ पे विक्टर बन के निकल गया है। बताओ रिहर्सल में कुछ और हुआ था, जब गेम हुआ तो कुछ और हुआ, क्यों, यूएस का एंट्री होना बाकी है अभी, यूएसएसआर का एंट्री होना बाकी है अभी,
यहाँ तो पानी पिला दिया था और इसलिए कॉन्फिडेंस में आ गया था इटली और जर्मनी। आप देखते हैं फ्रांस और जर्मनी उसको ब्रिटेन को जीत गए हैं तुमसे हम स्पेन में, समझा। माँ बोलेगा कि बाबू किसके बिना जीतता है, अभी तुम बैठे हुए हैं यूएस, ठीक है ना। तो यूएस बोलेगा तो बोलेगा जापान, हम भी तो जापान है, हम दिखा देंगे तुमको। देख रहे हो सब ललकार और लास्ट में क्रश, फुल क्रश, समझे। एक्सिस पावर खत्म, फुल खत्म कर देता है। फिर जर्मनी हालत खराब, मैं उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन बनता है, फिर सबको रिकवर कर देता है। तो एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया बाय जर्मनी, तो तुम देखता है बाप, तुमको 18 रीजन बताए हैं, अब कितना रीजन बताए हैं होने का, सॉरी 13 रीजन है, 14 रीजन। देखो चौथा रीजन क्या है, देखो सेकेंड वर्ल्ड वार देखो कितना प्रिवेंट करने का प्रयास किया जा रहा था, यानी कि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है, समझ रहे हो। हाँ तो कर ही देते हैं ना। हाँ देखो ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया जर्मनी ने, चुल मचा हुआ था जर्मनी को, भाई जर्मन बोलने वाला आदमी है, क्यों, क्योंकि आइडिया था कि एक ग्रेट जर्मन एम्पायर बनाएंगे हम रसिया, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास जर्मन स्पीकिंग पीपल वाला बहुत लोग था। उसके बाद तुमने क्या किया कि यूगोस्लाविया वाला जो पार्ट है उसको भी तुमने एनेक्स कर लिया। वही देखो यहाँ पे मैप में बताया गया है, जर्मनी ने पोलैंड को किया 1939 में, बता चुके हैं तुम लोग को, जो कि इमीडिएट रीजन बना है। उसके बाद सोवियत जर्मन पैक्ट हुआ है, समझे ना, और उसमें एक्चुअली पोलैंड एरिया अप टू, यानी कि पोलैंड एरिया के बगल में रसिया रहेगा। मगर हिटलर ने क्या किया, सेक्युलर साइन विद रसिया, तो बोला कि तुम शांत रहना पोलैंड के इशू पे, जब पोलैंड को अटैक करेंगे ना हम, तुम शांत रहना, ठीक है। रसिया को बोला ठीक है, ठीक हो। अब पोलैंड को अटैक किया, फिर उसके अंदर भी घुसने के, उसको भी अटैक करने के लिए वो बैठा हुआ था। रसिया देख रहा है रसिया का कैसे ले रहा है जर्मनी, इसलिए कंट्री बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। छोटा इजराइल छोटा है ना, सबको पानी पिला देगा इजराइल को बाबू डर से कोई टच नहीं करता है, पता है तुमको, किसी का मजाल नहीं है, यूएस का भी मजाल नहीं है, वो टच करके दिखा है, पानी पिला देगा उसको भी। देखो तो जर्मनी स्पेनिश सिविल वार जानते हो 1936 का, फिर ऑस्ट्रिया का इनेक्सेशन, फिर यूगोस्लाविया का इनेक्सेशन, ये सब रीजन बने थे, समझे। अब उसके बाद क्या हुआ, कोशिश किया गया था, ब्रिटेन और फ्रांस ने कोशिश किया कि हिटलर को रोके, वो नाकाम हुआ, समझे। कोशिश किया गया था कि तुम्हारा ये जर्मनी है ना, यूगोस्लाविया को, ठीक है, अटैक ना करे, मगर माना कहाँ हिटलर, अटैक कर दिया। आगे देखो, अभी ये नोट्स में तुमको सब समझ में आएगा। जो स्टेट यूगोस्लाविया था तुम्हारा, वॉज क्रिएशन ऑफ ट्रीटी, ये ट्रीटी से बना था, फर्स्ट वर्ल्ड वार से बना था एक्चुअली। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया है वो सुडनलैंड बोलते हैं, इसमें ह्यूज जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो चाहेगा जर्मनी तो हम अपना हाथ में रख लें। हिटलर अपेस्ट विद द आइडिया ऑफ जर्मन, हाँ एकदम नशा था उसको कि जर्मनी स्पीकिंग वाला बड़ा लैंड बनाएंगे, इसलिए सुडनलैंड को लेंगे ही लेंगे, पूरा रट रहा है, समझा ना। हिटलर वॉज अवेलेबल टू कन्विंस ब्रिटिश पीएम जो चैम्बरलिन थे उस समय, वो बोल रहे थे, तो हिटलर बोला है वहाँ उस समय का ब्रिटिश पीएम को भी, नहीं हमको ज़रूरी है सुडनलैंड है ना, क्योंकि जर्मनी वाला भाषा है ये, अब रेफरेंडम करा लो, कुछ भी करा लो, ये हमको चाहिए। तो फिर जर्मनी विश टू, हिटलर वॉज अवेलेबल टू कन्विंस ब्रिटिश इतना अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ सुडनलैंड हम क्यों लेंगे, इसका जस्टिफिकेशन हिटलर ने दे दिया उस समय। उसके बाद जर्मनी ने विश किया कि टू एंटर यूगोस्लाविया ओनली टू फ्री द पीपल, हम यूगोस्लाविया में जा रहे थे कि अल्लाह आदमी लोग को वो करने के लिए, मुक्त करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर, जर्मन कल्चर दबाया जा रहा है, हम उसको लिबर्टी देने के लिए जा रहे हैं, हम इतना प्रॉमिस करते हैं। किसको बोला है, ब्रिटेन को बोल रहा है। दिस वॉज मेड लीगल बाय द मुनिक पैक्ट, और वहाँ पे मुनिक पैक्ट करके हुआ था, उस पैक्ट में लिखा गया था, और किसके किसके बीच में हुआ देखो 1938 में, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, ये चार के बीच में हुआ, जहाँ पे जर्मनी जाएगा सुडनलैंड में लेने के लिए, मगर खाली टू लिबरेट पीपल को करने के लिए। पैराडॉक्सली आप देखो पैराडॉक्सली क्या हुआ, हिटलर ने पूरा स्लोवाकिया को 6 मंथ के बाद, ये पैक्ट साइन होने के बाद 6 मंथ के बाद क्या किया, कब्जा लिया। गजब का दिमाग खोखला गया तुम्हारा फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया का। क्यों, रसिया बगल में बैठा हुआ है वहाँ पे, समझ गया बात। वो बोला था मुनिक पैक्ट में कुछ और बोला था, यहाँ कुछ और कर रहा है। अब देखो दूसरा, अब उसके बाद इतना ही से कहाँ माना, ये पोलैंड को भी इन्वेट करेगा,
इट वॉज वेरी क्लियर दैट आफ्टर चेकोस्लोवाकिया को पाने के बाद पोलैंड पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट कदम पोलैंड है। अब पोलैंड पे जाने के बाद भी रसिया पे जाएगा। देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है इसका साम्राज्य। तो नेक्स्ट टारगेट क्या था, और चेकोस्लोवाकिया के बाद तुम्हारा क्या था, पोलैंड था। ब्रिटेन एंड फ्रांस वर गारंटी इंटीग्रिटी, गारंटी दे रहा था कि नहीं हम पोलैंड को बचा कर रखे हैं। तो हिटलर ने रिस्पॉन्ड किया, नॉन एग्रेसिव पैक्ट साइन किया ये लोग के साथ, ठीक है, किसका, सोवियत के साथ। वही बोला ना कि आप शांत रहिएगा। हिटलर ने नेगोशिएटिंग किया उसके साथ, नॉन एग्रेसिव पैक्ट सोवियत के साथ, कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग जर्मनी उसका पैक्ट भी बोलते हैं। इन विच इट वॉज अग्री दैट सोवियत यूनियन वुड नॉट इंटरवीन व्हेन जर्मनी अटैक्स पोलैंड। जब पोलैंड पे अटैक करेगा जर्मनी तो आप न्यूट्रल रहिएगा, समझे ना। एंड आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ पोलैंड इट वुड बी पार्टीशन इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में कर देंगे, एक जर्मनी ले लेंगे, एक आपको दे देंगे। जर्मनी ने अनेक्स कर लिया सितंबर 1939 को। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने अटैक कर दिया जर्मनी को, और वहां से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू। समझे। उसके बाद देखो जो पोलैंड का जो इन्वेजन हुआ जर्मनी, एक इमीडिएट रीजन था कॉमन, समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वार होने का। और इन एनेक्सेशन पोलैंड जर्मनी यूज मिलिट्री टेक्निक। उसमें जब पोलैंड को एनेक्स किया उसमें जर्मनी ने मिलिट्री टेक्निक दिखाया, उसमें लोकल नाम है वो याद करने की जरूरत नहीं है। एक लाइटिंग वार है, यानी कि पानी से, सी से और एयर से, तीनों तरफ से वार होगा, समझे। लास्ट ही है ना। अच्छा इसमें क्या, हाँ इसमें क्या, हाँ देखो दूसरा क्लास में क्या है ये समझ चुके हो। हाँ इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो कोमल समझ गए हो कि 2 पावर्स का उदय हुआ, उसके बाद खत्म होने के बाद 2 पावर का उदय हुआ, यूएसए और यूएसएसआर सब बता चुके हैं। अब देखो इम्पैक्ट क्या पड़ा, फैसिस्ट पावर घट गया क्योंकि जर्मनी हार गया, इटली हार गया, जापान हार गया, तो फैसिस्ट पावर खत्म। वहाँ से एक नया युग स्टार्ट हुआ कोल्ड वार का, ठीक है। हिस्ट्री फिर ना समझ रहा हूँ, फिर होगा फिर नया बैलेंस ऑफ पावर होगा। क्यों, अब यूएस और यूएसएस के हाथ में सत्ता आ जाएगा। कॉलोनिज्म इंपोलिज्म खत्म, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे यूएन के फॉर्म में, समझे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आ गए, अब तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी आ गए, जो अब कॉलोनीज आज़ाद हो रहा है। इंडिया को बोला जा रहा है, साउथ अफ्रीका को बोला जा रहा है, नए तभी नहीं ये लोग अपना नया प्रिंसिपल लेके आता है, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बुझने आ रहा है ना सबको, तो बताएंगे, नाम भी तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री में है, ठीक है। और पॉलिटिकल मैप यूरोप का बदल गया, क्यों, भाई सब अस्थिर रहो, ऑस्ट्रिया जो है ये करके पूरा मिला दिया। अब पॉलिटिकल मैप पूरा बदल गया, क्यों, जो जीतेगा वो सिकंदर है। और मगर क्या हुआ, सोशल इम्पैक्ट बहुत एडवर्स, हाई जीनोसाइड है, हिटलर ने कितना मरवा दिया, ये मरवा दिया, वार हो रहा है, बहुत लोग मरे। इसलिए कई बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं ये कहते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार एक टोटल वार है। क्यों, जल से लड़ा गया, जमीन से लड़ा गया और वायु से लड़ा गया, इसलिए टोटल वार है। क्यों नहीं, वायु से नहीं लड़ा गया हिरोशिमा नागासाकी में, और सबमरीन से अगल बगल था जो भी था उस समय सिस्टम, और लैंड तो है ही वहाँ करने वाले, समझे। इसलिए उस समय का जर्मन जो जनरल थे उसने बोला, उसने टर्म दिया है कि ये टोटल वार है, समझे ना। गिव द टर्म टोटल वार ड्यूरिंग द टाइम, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी दिया गया था, ये क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हुआ था ऐसा। ये गिव द ओपिनियन है टोटल वार क्या है, इनका मतलब टोटल वार का मतलब ये कि जितने भी नेशनल लाइफ, आर्मी तो बड़ा ही बना, सिविलियन भी बना, इसलिए सब पे इम्पैक्ट पड़ा, इसलिए टोटल वार। इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज हुआ है, सबको मोबिलाइज करना पड़ा, यानी कि आप खर्च करने के लिए तरह तरह का विधि अपना रहे हैं वार में अपने आप को लगाने के लिए, समझे। अकॉर्डिंग टू हिम फर्स्ट वर्ल्ड वार इज अ टोटल वार और सेकेंड वर्ल्ड वार इज अ टोटल वार। जनरल जो भी जर्मन जनरल थे इनके हिसाब से पहला भी वर्ल्ड वार टोटल वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार भी टोटल वार हुआ था। अब इसमें देखो, इसमें क्या इन्वॉल्व ऑल एनर्जीज, चाहे इकोनॉमिक का बात हो चाहे ह्यूमन का बात हो, पूरी तरीके से झोंक दिया गया, समझ गए ना, झोंक दिया गया वार में। और इसमें न्यू कैपिटलिस्ट ब्लॉक का जो एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का बात हुआ, सबमरीन वारफेयर हुआ, बताए थे, न्यूक्लियर बम का यूज़ हुआ है, टैंक्स का यूज, कैनन्स का यूज़ हुआ है, ये लॉन्ग टर्म वार भी हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, साइंटिस्ट तक थे, मर्चेंट्स थे, मिलिट्री थे, जनरल थे, समझे ना। और ये जेनोसाइड से यानी कि मासेस लोग मरा है यहाँ पे।
तो ये बात समझ गए ना तुम लोग, टोटल वार क्यों कहा गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार को और सेकेंड वर्ल्ड वार को भी। सोशल असर क्या पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार का, मास किलिंग हो गया पीपल का, डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया, है ना, एंटी वार लिटरेचर बनना शुरू हो गया, एंटी वार सेंटिमेंट्स की नहीं, वार ठीक नहीं है, तो बहुत तबाह कर देता है। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट इम्पेटस मिला, महिलाओं को आगे बढ़ना, क्यों सेक्स रेशियो घट चुका है, महिला आगे निकलेगी, घर से निकलेगी, इंडस्ट्री संभालेगी, महिला संभालेगी। अब एजुकेशन को बल दिया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नया नया चीज़ आया उसके बाद, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का तवज्जो किया गया, भाई ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है, खाली बोलने से नहीं होता है, इतना लोग मरा है बताओ, और इसलिए यूनाइटेड नेशन ने घोषित कर दिया ह्यूमन राइट्स समझ गया ना उसको, इसलिए ख़त्म हो गया यहाँ पे।